प्यारे दोस्तों, जैसे कि यह MP3 वीडियो में आपको केवल वॉइस सुनाई देगी। इसमें केवल आपको वॉइस सुनाई देगी। आप लीड लगाइए या वैसे मोबाइल को ऑन करके आवाज़ स्पीकर ऑन करके आप इसको क्या है आप सुन सकते हैं। आप अपनी तैयारी को एक बूस्ट दे सकते हैं और हम आशा करते हैं कि यह आपको अच्छा लगेगा और आपकी तैयारी में हेल्पफुल होगा। और यदि आपको हेल्पफुल लगता है तो आप लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। जिसमें आज का टॉपिक है TGT बायोलॉजी 2005 का हल प्रश्न पत्र होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। सोलेनेसी में पुंकेसर होता है। सोलेनेसी में पुंकेसर किस प्रकार का होता है, उसकी कंडीशन कैसी होती है, उसको क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं, दल लग्न होते हैं, ईपी पेटलस होते हैं। किस प्रकार के होते हैं? ईपी पेटलस होते हैं। तो ईपी पेटलस का मतलब क्या होता है? ईपी पेटलस में क्या होता है, जो पुंकेसर होते हैं वह दल के साथ, वह पेटल के साथ संलग्न होते हैं। जो दल पुंज होते हैं वो पेटल के साथ संलग्न होते हैं, इसी को ईपी पेटलस कहते हैं। तो ईपी पेटलस किसका कैरेक्टर है? सोलेनेसी कुल का है, सोलेनेसी फैमिली का है। सोलेनेसी के स्टामेन जो है किस प्रकार कंडीशन में होते हैं? ईपी पेटलस होते हैं। मतलब सोलेनेसी कुल के स्टामेन जो होते हैं, पुंकेसर जो होते हैं, उनकी क्या कंडीशन होती है? ईपी पेटलस होते हैं। वे कैसे होते हैं? ईपी पेटलस होते हैं। ग्रेमनी कुल का पुष्पक्रम होता है। द इनफ्लोरेसेंस ऑफ फैमिली ग्रेमनी। तो इनफ्लोरेसेंस ऑफ फैमिली ग्रेमनी का इनफ्लोरेसेंस कैसे होता है? स्पाइक एंड स्पाइकलेट। कैसा होता है? स्पाइक एंड स्पाइकलेट। सूखिकाओं और सूखी जैसी इसमें स्ट्रक्चर होती है। तो स्पाइक एंड स्पाइकलेट ग्रेमनी कुल का पुष्पक्रम होता है। तो स्पाइक एंड स्पाइकलेट के मुख्य कैरेक्टर क्या है? इसमें मुख्य अक्ष जो होता है लंबा होता है। पुष्प का जो है मुख्य अक्ष है, इसमें पुष्प का जो है मुख्य अक्ष लंबा होता है, परंतु पुष्प आवृत्ति होते सेसाइल होते हैं, इसमें वृंत नहीं पाई जाती है। ऐसे स्पाइक स्पाइकलेट में क्या होता है, ये आवृत्ति होते सेसाइल होते हैं। जैसे प्याज चिरचिटा, प्याज और चिरचिटा में जो पुष्पक्रम होगा वो कैसे होगा? स्पाइक होगा, स्पाइकलेट होते हैं। और स्पाइक मिलकर अनेक स्पाइक जब मिल जाते हैं तो बड़ा स्पाइक बनाते हैं। जब अनेक स्पाइक मिल जाते हैं तो बड़ा स्पाइक बनाते हैं, जिसे स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट कहा जाता है। जैसे गेहूँ में, जिसे स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट कहा जाता है, जैसे गेहूं में। कौन सा कुल जो है, कौन सी फैमिली जो है सबसे बड़ी है? कौन सा कुल जो है सबसे बड़ा है? तो आपको जैसे लिलिएसी, सोलेनेसी, कुकुरबिटेसी, कंपोजिटी है, तो उसमें कौन सा कुल सबसे बड़ा होता है? तो कंपोजिटी कुल जो है सबसे बड़ा होता है। सबसे बड़ी फैमिली कौन सी होती है पौधों में? अगर पौधों में जो फैमिली होती है, सबसे बड़ी फैमिली क्या होती है? तो कंपोजिटी फैमिली होती है, जिसे एस्ट्रेसी फैमिली भी कहते हैं। कंपोजिटी को एस्ट्रेसी फैमिली भी कहते हैं। यह जो है कंपोजिटी पुष्पी पौधे जो होते हैं, आवृत बीजियों का दूसरा सबसे बड़ा कुल है। दूसरी सबसे कंपोजिटी पुष्प जो होते हैं, पौधे जो होते हैं, या आवृत एंजियोस्पर्म का दूसरा सबसे बड़ा कुल है। दूसरा सबसे बड़ा कुल होता है, जो विश्वव्यापी होते हैं। जो कैसे होते हैं? विश्वव्यापी होते हैं। इस कुल में 900 वंश और 13,000 स्पीसीज जातियाँ पाई जाती हैं। जनरा कितनी है? 900 जनरा हैं और 13,000 जातियाँ स्पीसीज पाई जाती हैं। मार्जिनल प्लेसेंटेशन इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। सीमांत बीजन्यास लक्षण है। सीमांत मार्जिनल प्लेसेंटा किस में पाया जाता है? ये पूछा जा रहा है, मार्जिनल प्लेसेंटा किस में पाया जाता है? तो लेग्यूमिनेसी फैमिली में, लेग्यूमिनेसी फैमिली में पाई जाती है मार्जिनल प्लेसेंटा पाई जाती है। तो यह सीमांत बीजांड किस में पाई जाती है? लेग्यूमिनेसी में पाए के लक्षण हैं। और भी फैमिलियों को हम देख लेते हैं। और भी फैमिली जैसे क्रूसीफेरे के किस में भित्ति होता है, पैरिएटल प्लेसेंटा होता है। भित्ति बीजांड्यास किस में पाया जाता है? प्लेसेंटेशन क्रूसीफेरा में कैसे होता है? भित्ति बीजांड पैरिएटल प्लेसेंटा पाया जाता है। पैरिएटल प्लेसेंटेशन उसमें पाया जाता है। किसमें? क्रूसीफेरी में पैरिएटल पाया जाता है। सोलेनेसी में कैसे पाया जाता है? एक्जाइल होता है। एक्जाइल प्लेसेंटेशन किस में पाया जाता है? सोलेनेसी में। और जैसे मैंने बताया कि मार्जिनल किस में पाया जाता है? लेग्यूमिनेसी में। सोलेनेसी में एक्जाइल प्लेसेंटा पाया जाता है। क्रूसीफेरी में कैसे पाया जाता है? पैरिएटल प्लेसेंटा पाया जाता है। और मालवेसी में जो है एक्जाइल प्लेसेंटेशन पाया जाता है। जैसे सोलेनेसी, मालवेसी, इसमें एक्जाइल प्लेसेंटेशन पाया जाता है। जबकि क्रूसीफेरी में कैसा होता है? पैरिएटल होता है, पैरिएटल प्लेसेंटेशन होता है। और मार्जिनल लेग्यूमिनेसी में होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। पुंकेसरों की युक्त परागकोशीय अवस्था पाई जाती है। युक्त परागकोशीय अवस्था किसमें पाई जाती है? सिनर्जिनस कंडीशन ऑफ स्टामेन्स इज फाउंड इन। मतलब सिनर्जिनस कंडीशन ऑफ स्टामेन्स इज फाउंड इन। स्टामेन पुंकेसरों के युक्त
युक्त परागकोशीय अवस्था पाई जाती है किस फैमिली में पाई जाती है? तो युक्त पुंकेसर युक्त परागकोशी होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, तो कंपोजिटी में होते हैं, स्ट्रेसी फैमिली में होते हैं। स्ट्रेसी फैमिली में जो होता है किस प्रकार के पराग का पुंकेसर पाए जाते हैं? तो युक्त परागकोशी या सिनर्जिनस प्रकार के होते हैं। किस फैमिली में? कंपोजिटिव फैमिली या स्ट्रेसी फैमिली हम कहते हैं। सिनर्जिनस युक्त परागकोशी क्या होता है? देखिए, परागकोश तो युक्त होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, लेकिन इनमें क्या होता है, इनके फिलामेंट जो होते हैं इनके फिलामेंट जो होते हैं अलग अलग होते हैं, लेकिन ऊपर जाके परागकोश जो होते हैं या पुंकेसर जो होते हैं क्या होते हैं? पुंकेसर पुमंग जो सभी क्या होते हैं? जुड़े होते हैं, मतलब ये सभी जुड़े होते हैं। परागकोश संगठित हो जाते हैं, जैसे सूर्यमुखी में आप देखते हैं, सूर्यमुखी में आगे जाकर सब जुड़ जाते हैं और पीछे जो होता है जो फिलामेंट उसका होता है तो वो क्या होता है? स्वतंत्र होता है। इसी को सिनर्जिनस कंडीशन कहते हैं। तो किस कुल में देखा जाता है? कंपोजिटिव स्ट्रेसी कुल में देखा जाता है। तो अब हम आगे क्वेश्चन चलते हैं। पैपस इज मॉडिफिकेशन ऑफ, पैपस जो बनता है, रोम गुच्छ जो बनता है, किसका रूपांतरण होता है? रोम गुच्छ जो बनता है या किसका रूपांतरण होता है? या कैलिक्स का रूपांतरण होता है। पैपस जो कैलिक्स का रूपांतरण होता है, कैलिक्स का रूपांतरण होता है, मतलब वाह दलपुंज का। कैलिक्स मीन्स वाह दलपुंज का, यह क्या होता है? रूपांतरण होता है। क्या? पैपस। पैपस जो बनते हैं यह वाह दल के रूपांतरण होते हैं। अब कैलिक्स कैसे? छोटे छोटे रोम गुच्छ के रूम हो जाते हैं, छोटे छोटे रोम गुच्छ के रूम हो जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? पैपस कहते हैं। देखिए, बेंथम और हुकर के द्वारा दिया गया वर्गीकरण किस प्रकार का था? द क्लासिफिकेशन गिवन बाय बेंथम और हुकर, बेंथम और हुकर के द्वारा दिया गया क्लासिफिकेशन किस प्रकार का था? तो यह क्या था? नेचुरल, प्राकृतिक था। किस प्रकार का इनका क्लासिफिकेशन था बेंथम हुकर का? तो नेचुरल टाइप का क्लासिफिकेशन था बेंथम और हुकर का। इनका नेचुरल क्लासिफिकेशन जो है, नेचुरल क्लासिफिकेशन जेनरा प्लांटेरम पुस्तक के में तीनों भागों में प्रकाशित की गई। इनका जो वर्गीकरण था जेनरा प्लांटेरम पुस्तक के तीनों भागों में प्रकाशित हुआ था। उन्होंने 202 वर्गों में विभाजित किया था, मतलब जो है पौधों या पादप जगत को विभिन्न समूहों में बांटा था। तो पादप जगत को कितने वर्गों में बांटा था? 202 वर्गों में विभाजित किया था, 202 वर्गों में विभाजित किया था। इनके वर्गीकरण बहुत से हार्बेरियम में पाया जाता है। बहुत से हार्बेरियम में इनके वर्गीकरण के आधार पर ही पौधों को रखा गया है। सैपवुड इज रस कास्ट। सैपवुड क्या होता है? सैपवुड रस कास्ट होता है। सैपवुड किसे कहते हैं? आउटर पार्ट ऑफ सेकेंडरी जाइलम, मतलब आउटर पार्ट ऑफ सेकेंडरी जाइलम का आउटर पार्ट को ही हम क्या कहते हैं? बाहरी भाग को हम क्या कहते हैं? रसकास्ट कहते हैं या सैपवुड कहते हैं। यह भाग जल तथा खनिज लवण को पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य करता है। यह भाग जल तथा खनिज को पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य करता है। कौन सा रस? सैपवुड क्या होता है? जाइलम का बाहरी भाग होता है, द्वितीयक जाइलम का, सेकेंडरी जाइलम का ये बाहरी भाग होता है, इसे सैपवुड कहते हैं। इसका काम क्या है? जल तथा खनिज को पौधों की पत्तियों तक पहुँचाने का कार्य करता है। इसका दूसरा नाम एल्बर्नम है। यह काष्ठ का सक्रिय भाग होता है, लकड़ी का क्या होता है? सक्रिय भाग होता है। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। रेफाइट्स होते हैं। रेफाइट्स क्या हैं? रेफाइट्स जो होते हैं यह कैल्शियम ऑक्जेलेट के सूचाकार क्रिस्टल होते हैं, निडिल शेप के स्ट्रक्चर के होते हैं। यह क्या होते हैं? रेफाइट्स जो होते हैं कैल्शियम ऑक्जेलेट के बने होते हैं। ये सूचाकार होते हैं, मतलब निडिल जैसे शेप के होते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? रेफाइट्स कहते हैं। रेफाइट किससे बने होते हैं? रेफाइट कैल्शियम ऑक्जेलेट से बने होते हैं। एक इनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है? शेप कैसे होता है? निडिल के जैसे दिखाई देते हैं। इनके पतले क्रिस्टल को रेफाइट्स कहते हैं। यदि इनकी संरचना गोलाकार होती है तो इन्हें क्या कहा जाता है? स्फीरिफाइट्स कहते हैं। जैसे स्फीरिफाइट्स कहते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं? घास, गेहूँ तथा 21 सिस्टम की पत्तियों पर सिल्का जमा होता है। सिल्का के क्रिस्टल्स होते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं? घास, गेहूँ, 21 सिस्टम के पत्तियों के सिल्का के क्रिस्टल जमे होते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? रेफाइट्स कहते हैं। और देखा जाए तो फाइकस में पत्ती की वास त्वचा पर, फाइकस की पत्ती को देखा जाए तो इसकी बाहरी त्वचा पर कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल होते हैं। किसके? कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल होते हैं। अंगूर में सिस्टोलाथ मिलते हैं। अंगूर में क्या मिलता है? सिस्टोलाथ मिलते हैं। वृद्ध वलय ग्रोथ रिंग, पौधों में ग्रोथ रिंग बनती है। फॉर्म ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ, मतलब ग्रोथ रिंग जो है किसके एक्टिविटी से बनता है? तो इंटर कैलरी कैम्बियम,
इंटरकलरी कैम्बियम के एक्टिविटी से जो है ग्रोथ रिंग बनते हैं, ग्रोथ रिंग का फॉर्मेशन होता है। अब एक कैसे बनते हैं, किन स्थानों पर बनते हैं, जहाँ पे जलवायु, जिन ये ऐसे स्थानों पर बनते हैं जहाँ के जलवायु में वर्ष भर बहुत अंतर रहता है, वर्ष के जलवायु में बहुत अंतर है, वर्ष भर के जलवायु में बहुत अंतर होता है, वहाँ पे उगने वाले पौधे, बहुवर्षीय पौधों के तने में कैम्बियम की सक्रियता वर्ष भर बनी रहती है, वर्ष भर एक सी नहीं होती। मतलब जैसे जहाँ पे मौसम बदलते रहते हैं वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे कैम्बियम की सक्रियता एक जैसी नहीं होती है, उसी के आधार पर क्या बनते हैं, कैम्बियम रिंग का फॉर्मेशन होता है। मौसम के आधार पर उनमें उनकी कैम्बियम की सक्रियता कम या अधिक होती रहती है। बसंत ऋतु में बनने वाले काष्ठ को बसंत काष्ठ कहते हैं, शरद ऋतु में बनने वाले काष्ठ को शरद काष्ठ कहते हैं। तने में अनपश काट अगर काटा जाए तो सेकेंडरी घेरे के रूप में दिखाई देते हैं, मतलब एक घेरे के रूप में पूरा तने में दिखाई देती है, इसी को वृद्ध वलय कहते हैं, ग्रोथ रिंग कहते हैं, जिसको वार्षिक वलय हम कहते हैं। देखिए प्रत्येक वार्षिक वलय जो होता है क्या दर्शाता है, वार्षिक वलय जो होता है एक वर्ष में हुई वृद्धि को प्रकट करता है, एक वर्ष में कितनी वृद्धि हुई इसको दर्शाता है। फिर सेकंड वर्ष में सेकंड रिंग बनेगी, थर्ड वर्ष में थर्ड रिंग बनेगी। इस प्रकार से हम काउंट कर सकते हैं, क्या काउंट करते हैं, पौधों की एज, पौधों की एज काउंट किया जाता है किसके द्वारा, ग्रोथ रिंग के द्वारा। मतलब पौधों में जो वलय बनता है किसके द्वारा बनता है, इंटरकलरी कैम्बियम के द्वारा बनता है। मौसम के डिफरेंट के आधार पर ये मौसम में क्या होता है, किसी मौसम में ज़्यादा डेवलप होते हैं, किसी में कम होते हैं, सक्रिय होता है, तो इसके आधार पर इनमें वार्षिक वलय बनते हैं। तो पौधों की आयु ज्ञात करने की विधि को क्या कहते हैं, जिस विधि के द्वारा पौधों की आयु ज्ञात की जाती है उसको डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहते हैं, डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहते हैं। पौधों की रिंग वलय के द्वारा, ग्रोथ रिंग के द्वारा उनकी आयु ज्ञात करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहते हैं, डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। सिट्रोनेला ऑयल जो होता है किससे प्राप्त किया, किसके पौधे की पत्ती से प्राप्त होती है, किस पौधे की पत्ती से सिट्रोनेला ऑयल प्राप्त होती है। सिट्रोनेला तेल जो होता है यह क्या किससे, सायम्बोपोगान नार्डस की पत्तियों से प्राप्त होता है। सायम्बोपोगान नार्डस की पत्तियों से कौन सा तेल प्राप्त होता है, सिट्रोनेला तेल प्राप्त होता है। तो वही पूछ रहा है सिट्रोनेला तेल किसकी पत्तियों से प्राप्त होता है, तो आप सिट्रोनेला का तेल जो होता है यह सायम्बोपोगान नार्डस की पत्तियों से प्राप्त किया जाता है। सायम्बोपोगान नार्डस की पत्तियों से प्राप्त किया जाता है। यदि आपसे कहा जाए कि लेमन ग्रास ऑयल किससे प्राप्त किया जाता है, पोगोन सिट्रस से प्राप्त होता है। यदि आपसे पूछा जाए लेमन ग्रास ऑयल किससे प्राप्त होता है, पोगोन सिट्रस से प्राप्त होता है। यदि आपसे पूछा जाए नेरोली ऑयल किससे प्राप्त होता है, सिट्रस ओरिएंटम से प्राप्त होता है, सिट्रस ओरिएंटस से प्राप्त होता है नेरोली ऑयल, सिट्रस ओरिएंटस, लेमन ग्रास ऑयल, सायम्बोपोगान सिट्रस, और सिट्रोनेला तेल जो होता है सायम्बोपोगान नार्डस से प्राप्त होता है। देखिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। बास्ट रेशे, बास्ट फाइबर और ऑप्टन फ्रॉम द लीफ, बास्ट फाइबर जो है किसके लीफ से प्राप्त किए जाते हैं, किसके लीफ से प्राप्त किए जाते हैं, लीफ। बास्ट फाइबर जो है कारकोरस के लीफ से प्राप्त किया जाता है। बास्ट फाइबर जो है कारकोरस के लीफ से, कारकोरस कैप्सुलरिस, जूट जिसे कहते हैं, कारकोरस किसे कहते हैं, जूट के पौधे से प्राप्त कारकोरस से प्राप्त किया जाता है। कारकोरस किसका बॉटनिकल नेम है, जूट का। कारकोरस कैप्सुलरिस से प्राप्त किया जाता है। क्या प्राप्त किया जाता है, बास्ट फाइबर प्राप्त किया जाता है, जो एक द्वितीयक फ्लोएम से प्राप्त किया जाता है। जो द्वितीयक फ्लोएम होता है उसके द्वारा, तो जूट जो होता है कारकोरस से क्या बास्ट फाइबर प्राप्त किया जाता है। बास्ट फाइबर कारकोरस कैप्सुलरिस जिसे हम जूट कहते हैं उससे प्राप्त किया जाता है। तो बास्ट रेशा कारकोरस से प्राप्त किया जाता है जिसे हम जूट कहते हैं। अगले क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। तो टीक की लकड़ी प्राप्त होती है, टीक वुड इज ऑप्टेन फ्रॉम, टीक की लकड़ी किससे प्राप्त होती है, टीक की लकड़ी टेक्टोना ग्रैंडिस से प्राप्त होती है। टीक की लकड़ी टेक्टोना ग्रैंडिस से प्राप्त होती है, इसे हम सामान्य भाषा में सागौन कहते हैं। इसे सामान्य भाषा में क्या कहते हैं, टेक्टोना ग्रैंडिस को सामान्य भाषा में सागौन की लकड़ी से क्या प्राप्त होती है, टीक वुड प्राप्त होती है। टेक्टोना ग्रैंडिस जिसे हम कहते हैं, सागौन का बॉटनिकल नेम टेक्टोना ग्रैंडिस है, जिसके द्वारा क्या लकड़ी, कौन सी टीक वुड प्राप्त किया जाता है। या क्या इस वुड का क्या काम में आता है, यूज किया जाता है, फर्नीचर, रेलवे स्लीपर, खेल का सामान, दरवाजा आदि बनाने के काम में आता है। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ इज ऑप्टेन इन, असामान्य द्वितीयक वृद्धि परिलक्षित होती है। मतलब किस पौधों में असामान्य
द्वितीयक वृत्ति पाई जाती है। तो ये पूछ रहा है किस पौधे में असमान द्वितीयक वृत्ति पाई जाती है, जैसे गेहूँ हो गया, ड्रेसिना हो गया, अदरक हो गया, एगे पौधों में। तो पूछ रहा है किस में पाया जाता है, तो ड्रेसिना में। ड्रेसिना में जो है द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है। जो एक बीजपत्री पौधा है, लेकिन इसमें क्या है, द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है। द्वितीयक वृद्धि किस असामान्य होती है, कैसी वृद्धि होती है, असामान्य द्वितीयक वृद्धि होती है, असामान्य द्वितीयक वृद्धि होती है। क्या होता है इसमें, क्या होता है इनमें, जो स्टीलर सिस्टम होता है उसमें क्या होता है, स्टील के बाहर कैम्बियम व कार्क कैम्बियम द्वारा, स्टील के बाहर कैम्बियम और कार्क कैम्बियम के द्वारा द्वितीयक ऊतक बनते हैं। द्वितीयक ऊतक बनने के कारण पौधों की मोटाई बढ़ जाती है, पौधों की मोटाई बढ़ जाती है। स्टील के अंदर तथा बाहर, स्टील के अंदर और बाहर जो है कैम्बियम और कार्क कैम्बियम जो होते हैं उनके द्वारा, जब उनमें द्वितीयक ऊतक बनते हैं, इसके द्वारा पौधों की मोटाई बढ़ जाती है, जिसे हम द्वितीयक वृत्त कहते हैं। ठीक, मैंने बताया द्वितीयक वृत्त विशेष तौर पे किस में पाए जाते हैं, द्विबीजपत्री तनों और जड़ों में मिलती है। द्विबीजपत्री तनों और जड़ों में मिलती है, एक बीजपत्री पौधों में नहीं मिलती है। एक बीजपत्री पौधों में नहीं मिलती है क्योंकि इसमें कैम्बियम नहीं मिलता है, परंतु कुछ एक बीजपत्री तनों में, लेकिन क्या होता है, कुछ एक बीजपत्री तनों में असाधारण द्वितीयक वृद्धि मिलती है। कुछ एक बीजपत्री तनों में असाधारण एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है। एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ कुछ एक बीजपत्री पौधों में पाई जाती है, जैसे मक्का और ड्रेसिना में सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है। जबकि ये क्या होते हैं, मोनोकाट प्लांट होते हैं। डीएनए किससे बना होता है, तो डीएनए न्यूक्लिक एसिड, डीएनए किससे बना होता है, डीएनए न्यूक्लिक एसिड, शुगर, शर्करा, डीऑक्सीराइबोस शर्करा जिसे हम कहते हैं डीऑक्सीराइबोस शर्करा, और बेस में 4 बेस होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन। तो आपने देखा कि न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है, न्यूक्लिक अम्ल होते हैं, बेस होते हैं जो 4 बेस होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन, और शुगर पाया जाता है। शुगर कौन किस प्रकार का होता है, डीऑक्सीराइबोस शुगर होता है। और डीएनए का अगर आपसे फुल फॉर्म पूछ लिया जाए तो आप फुल फॉर्म क्या बताएंगे, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक अम्ल होते हैं। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक अम्ल होता है। अब डीएनए को पूछा जाए किन चीज़ों से बना है, तो आप बता सकते हैं न्यूक्लिक अम्ल से बना होता है, मेन न्यूक्लिक अम्ल होता है, उसके बाद शुगर और बेस होते हैं। इनमें से रिक्सिया की कौन सी जात जली होती है, देखिए रिक्सिया की कौन सी जात जली होती है, तो आप जानते ही होंगे, आगे के जो क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया है उन सब में सब तो क्वेश्चन थे। तो रिक्सिया फ्लूटेंस जो होता है जलीय ब्रायोफाइट से, क्या है, जलीय ब्रायोफाइट से, या तालाबों झीलों में तैरते हुए पाए जाते हैं, या तालाबों झीलों में क्या होते हैं, तैरते हुए पाए जाते हैं। जबकि इसमें और भी जैसे दिया गया है, रिक्सिया डिस्कालर, रिक्सिया हिमालयंसिस और रिक्सिया क्रिस्टलाइना, ये सब कैसी जातियां हैं, ये सभी स्थलीय जातियां हैं। जबकि रिक्सिया है वह रिक्सिया फ्लूटेंस जो है यह कैसा है, रिक्सिया फ्लूटेंस जो है यह जलीय पौधा है, यह कैसा है, जलीय पौधा है, जलीय ब्रायोफाइट्स है। तो यह कैसा पौधा है, जलीय ब्रायोफाइट्स है। तो स्थलीय ब्रायोफाइट्स होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, नम भूमि छायादार स्थलों पाए जाते हैं, और पौधों के ऊपर पाए जाते हैं, जहाँ चट्टानें हैं वहाँ पाई जाती हैं। तो इस प्रकार से अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। मांस के कैप्सूल में वायु गुहिकाएँ कोशिकाओं के कोमल तंतुओं द्वारा हिस्सों में बढ़ जाती हैं। देखिए मांस के कैप्सूल जो होता है, उस कैप्सूल के वायु गुहिकाओं, द एयर कैविटी इन द कैप्सूल ऑफ मांस के कैप्सूल में एयर कैविटी जो होती है, पार्टीट्यून मतलब जब बढ़ जाते हैं, विथ है डेलिकेट स्ट्रैंड ऑफ सेल, दीज आर कॉल्ड, मतलब इसका हिंदी में हम समझते हैं, मांस के कैप्सूल में वायु गुहाएं कोशिकाओं के कोमल तंतुओं द्वारा हिस्सों में बढ़ जाती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, ट्राइबिकुली कहते हैं। मांस के कैप्सूल में वायु गुहाएं कोशिकाओं के कोमल तंतुओं में बढ़ जाते हैं, जिसे हम ट्राइबिकुली कहते हैं, ट्राइबिकुली कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। नेला होता है, सिलेजिनेला क्या होता है, हेट्रोगैमस और हेट्रोगैमस होता है। कैसे होता है, हेट्रोस्पोरस होता है, हेट्रोस्पोरस और हेट्रोगैमस। गैमस मीन्स गैमिट और स्पोर मीन्स स्पोर, मतलब स्पोर भी हेट्रो प्रकार के होते हैं और गैमिट भी 2 प्रकार के बनते हैं, और स्पोर भी डिफरेंट प्रकार के बनते हैं। अब गैमिट हेट्रोस्पोरस के गैमिट 2 प्रकार के होते हैं, माइक्रोयुग्मक और मेगायुग्मक होते हैं। स्पोर पौधों में माइक्रोस्पोर, मेगास्पोर, मतलब 2 प्रकार के स्पोर बनते हैं और 2 प्रकार के गैमिट बनते हैं। किसमें बनते हैं, सिलेजिनेला में बनते हैं। तो हेट्रोस्पोरस, हेट्रोगैमिट,
तो स्लेजिनेला को ही, तो यहाँ से बीजी स्वभाव आया। बीज का स्वभाव कहाँ से आया था? स्लेजिनेला से ही आया था। स्लेजिनेला में बीजी स्वभाव आया था। टेरिस के सोराई होते हैं, द सोराई ऑफ टेरिस। टेरिस के सोराई कैसे होते हैं? तो सोराई क्या होता है? टेरिस के सोराई विच्छिन्न और कृमि रूप होते हैं, वर्मी फ्राम होते हैं। टेरिस के सोराई जो होते हैं यह क्या होते हैं? डिसकंटिन्यूअस और वर्मी फार्म होते हैं। डिसकंटिन्यूअस विच्छिन्न तथा कृमि रूप, डिसकंटिन्यूअस एंड वर्मी फार्म होते हैं। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। टीलोमवाद प्रस्तावित किया गया था। टीलोमवाद किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो टीलोमवाद जो होता है जिमरमैन ने दिया था। जिमरमैन ने क्या दिया था? टीलोमवाद। जिमरमैन ने टीलोमवाद को दिया था। टीलोमवाद को जिमरमैन वैज्ञानिक ने दिया था। हक्सले ने क्या किया था? जीव द्रव का जीवन का आधार बताया था। जीव द्रव का जीवन का आधार किसने बताया? हक्सले ने बताया। और टिमरमैन ने क्या बताया था? टिमरमैन ने टीलोमवाद में क्या था? टीलोमवाद में पादप शरीर की उत्पत्ति के विषय में, पादप के शरीर की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, उस टीलोमवाद थ्योरी में इसी बेस पर स्थापित की गई थी। तो किसने दिया था? तो जिमरमैन ने दिया था। जिमरमैन ने सिद्धांत को दिया था। यनग्रीव जो इसमें ऑप्शनल में दिया है, यनग्रीव ने क्या किया था? प्रजनन अंगों के विषय में प्रथम बार अध्ययन किया था। यनग्रीव ने क्या किया था? प्रजनन अंगों के विषय में प्रथम बार अध्ययन किया था। तो आपसे पूछ लिया जाए तो प्रजनन अंगों के विषय में प्रथम बार अध्ययन कौन किया था? यनग्रीव ने किया था। जीव द्रव्य की भौतिक इकाई क्या है? किसने कहा बताया था? हक्सले ने बताया कि जीव द्रव्य जीवन की भौतिक इकाई है। किसने कहा था? हक्सले ने कहा था। टीलोमवाद सिद्धांत को किसने दिया था? और जिमरमैन ने दिया था। इस प्रकार से हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कोरेलाइट जड़ें पाई जाती हैं। कोरेलाइट रूट्स आर फाउंड इन। कोरेलाइट रूट्स किसमें पाई जाती हैं? आप जानते हैं साइकस में पाई जाती हैं, जिसमें साइकस में कैसी जड़ी होती है? जड़ें होती हैं, मूसला जड़ होती है। साइकस में कैसी जड़ें होती हैं? मूसला जड़ होती है। मूसला जड़ों से द्वितीयक जड़ें निकलती हैं, जो भूमि के सतह के पास जाने पर उसमें क्या होता है? द्विविभाजन होता है। डाइकोटोमिक विभाजन होने से क्या होता है? उनमें छोटे छोटे गुच्छे बन जाते हैं। तो कोरेलाइट जड़ें उन्हें हम क्या कहते हैं? छोटे छोटे गुच्छे बन जाते हैं, जिससे हमें उन्हें कोरेलाइट जड़ कहते हैं, उन्हें कोरेलाइट जड़ें कहते हैं। कोरल की भांति प्रतीत होती है, इसलिए हम क्या कहते हैं? उन्हें कोरेलाइट जड़ें कहते हैं। छोटे छोटे गुच्छे बन जाते हैं। और उनके कार्टेक्स में, इन जड़ों के कार्टेक्स भाग पर एनाबिना नीले हरे शैवाल पाए जाते हैं, जो क्या काम करते हैं? भाई नीले हरे शैवाल आप जानते ही हैं कि ये नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। क्या करते हैं? नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। देखिए, विंग्ड पोलन ग्रेन आर फाउंड इन। विंग्ड पोलन पोलन ग्रेन किस पे पाया जाता है? विंग्ड पोलन ग्रेन जो होता है, पंख वाले पोलन ग्रेन, मतलब पंख, विंग्ड मीन्स पंख वाले पोलन ग्रेन किस में पाए जाते हैं? तो पाइनस में पाया जाता है। किस में पाए जाते हैं? पाइनस। विंग्स जो होते हैं या परागकण के प्रकीर्णन में सहायक होते हैं, या परागकण के प्रकीर्णन में सहायक होते हैं। पाइनस में और क्या किया जाता है? पाइनस जो है जेरार्डियाना के बीज को सुखा, पाइनस के जेरार्डियाना के बीज को, चीड़ जिसे कहते हैं, पाइनस कहिए जेरार्डियाना कहिए, पाइनस कहिए, चीड़ कहिए, जेरार्डियाना कहिए, तो एक क्या होता है? इनके बीज को सुखाकर, तो पाइनस के बीज को सुखाकर या जेरार्डियाना के बीज को सुखाकर चिलगोजा के रूप में खाया जाता है। तो आप समझ सकते हैं पाइनस के बीज को हम सुखाकर किसके रूप में खाते हैं? चिलगोजा के रूप में खाते हैं। चीड़ की लकड़ी से महत्वपूर्ण फर्नीचर बनाए जाते हैं। चीड़ की लकड़ी से महत्वपूर्ण जो है फर्नीचर बनाए जाते हैं। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफ्यूजन ऊतक उपस्थित होता है। ट्रांसफ्यूजन टिश्यू इज प्रेजेंट इन द लीव्स ऑफ। किसकी पत्तियों में ट्रांसफ्यूजन ऊतक उपस्थित होते हैं? साइकस और पाइनस दोनों की पत्तियों में ट्रांसफ्यूजन ऊतक उपस्थित होते हैं। देखिए, ट्रांसफ्यूजन क्या है? ट्रांसफ्यूजन ऊतक क्या है जो साइकस पाइनस में तो पाया जाता है। साइकस पाइनस दोनों में की पत्तियों में उपस्थित, कहाँ? ट्रांसफ्यूजन ऊतक जो है साइकस और पाइनस दोनों की पत्तियों में उपस्थित होता है। देखिए, अब पत्तियों में जो संरचना होती है, पत्तियों के मध्य सिरा के दोनों ओर, पत्तियों के मध्य सिरा के दोनों ओर जो वाहिकाएं जैसी कोशिकाएं पाई जाती हैं, जो उनमें वाहिकाएं जैसी कोशिकाएं पाई जाती हैं, इनके समूह को, इनके जैसी कोशिकाएं ट्रैकेट्स लाइक सेल्स पाई जाती हैं, इनके समूह को हम क्या कहते हैं? ट्रांसफ्यूजन ऊतक कहते हैं। तो पाइनस और साइकस की पत्ती में उनके मध्य सिरा के दोनों साइड में वाहिकाएं और कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिसे वाहिकाएं पाई जाती हैं, जिसे ट्रांसफ्यूजन ऊतक कहते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? ट्रांसफ्यूजन ऊतक कहते हैं। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। मिमिक्रोफिली एक लाभदायक सहयोजन होता है या पुष्पी पादप एवं देखिए, मिमिक्रोलॉजी क्या है? मिमिक्रोफिली जो होता है यह लाभदायक सह संयोजन है। यह कैसा है? दो इंडिविजुअल होंगे जिसमें सह संयोजक होंगे। एक पुष्पी पादप होता है और चींटियों के बीच पुष्पी पादप
पादप और चींटियों के बीच जो सहसंबंध होता है, सहायक संबंध होता है, उसे मिमिकोफिली कहते हैं। उसे मिमिकोफिली कहते हैं। उसे हम मिमिकोफिली कहते हैं। और वायरस क्या होता है? सजीव निर्जीव के बीच की कड़ी होता है। जीवाणु क्या होते हैं? जीवाणु की खोज सबसे पहले किसने किया था? एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने 1683 ईस्वी में किया था। जीवाणु की खोज किसने किया था? एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने किया था 1683 ईस्वी में। और एरनबर्ग ने क्या किया? जीवाणु का नाम दिया। नामकरण किसने किया? एरनबर्ग ने किया। और ल्यूवेनहॉक ने क्या किया? उसकी खोज किया कि भैया ये जीवाणु, नाम तो नहीं रखा लेकिन उन्होंने कहा कि जीवाणु जैसे उन्होंने जब खोजा तो देखा कि ये कुछ चीज़ है या कोई चीज़ है, और उसका नाम तो किसने खोजा? एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने कहा कि उसको देखा, और उसका नाम किसने रख दिया? एरनबर्ग ने रखा 1829 ईस्वी में। तो नाम बहुत दिन बाद रखा। उसकी खोज जो है 1683 ईस्वी में हो गया था, लेकिन नाम एरनबर्ग के द्वारा 1829 ईस्वी में दिया गया। तो आप समझ सकते हैं कितनी 1600-1800 में आप समझ सकते हैं कि नाम देने में और खोज तो बहुत पहले हो गई, नाम बहुत समय लगा। एरनबर्ग ने उसका नाम जीवाणु नाम दिया। जीवाणु क्या होते हैं? यह सबसे सरल अति सूक्ष्म एवं ये आदि प्रिमिटिव जो होते हैं, प्रोटोजोअन्स होते हैं। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। बेलामेन द स्पॉन्जी टिश्यूज प्रेजेंट इन बेलामेन द स्पॉन्जी टिश्यूज प्रेजेंट इन बेलामेन टिश्यू जो है, स्पॉन्जी टिश्यू जो होता है, कहाँ पाया जाता है? ये कहाँ पाया जाता है? बेलामेन स्पंजी टिश्यू जो होते हैं ऊपरी रोही मूल में पाया जाता है। इपीफाइटिक रूट में पाया जाता है बेलामेन स्पंजी जो उतक होते हैं, टिश्यू होते हैं, बेलामेन स्पंजी टिश्यू जो होते हैं, ये किसमें? एपीफाइट प्लांट में पाए जाते हैं। ऊपरी रोही मूलों में, ऊपरी रोही जड़ों में पाए जाते हैं। देखिए, बेलामेन उतक जो होता है ऊपरी रोही मूलों में पाया जाता है। ऊपरी रोही मूलों में पाया जाता है। एपीफाइटिक रूट में पाया जाता है। देखिए, एपीफाइट रूट जो होती हैं, इनकी जो है कोशिकाएं जो होती हैं मृत होती हैं, अर्धताग्राही होती हैं, नमी को अवशोषित करती हैं, और इनकी कोशिकाएं मृत होती हैं। एपीफाइट रूट जो होते हैं यह ऊपरी रोही रूट्स होते हैं। हम बेलामेन नामक स्पंजी उतक कहते हैं। बेलामेन नामक स्पंजी उतक किसमें पाए जाते हैं? ऊपरी रोही में पाए जाते हैं। ऊपर रोही रूट में पाए जाते हैं, मतलब ऊपर एपीफाइटिक रूट में पाए जाते हैं। इनकी कोशिकाएं मृत होती हैं और ये नमी को अवशोषित करते हैं। इनकी प्रकृति कैसी होती है? इनकी प्रकृति क्या होती है? अर्धताग्राही होते हैं। देखिए, सूखे के मौसम में इनकी कोशिका हवा से भर जाती है। सूखे के मौसम में इनकी कोशिकाएं हवा से भर जाती हैं, लेकिन वर्षा के दिनों में जल का अवशोषण करती हैं। सूखे के मौसम में क्या होता है? एपीफाइट्स जो होती हैं जड़ें, यह सूखे के मौसम, अगर सूखा पड़ गया, सूखा है मौसम, तो उसमें हवा भर जाती हैं, लेकिन वर्षा के दिनों में जल को अवशोषित करते हैं। तो बेलामेन उतक जो होते हैं एपीफाइट रूट होते हैं। जिससे एपीफाइट रूट का हम कैरेक्टर देखें, इनकी कोशिकाएं मृत होती हैं, अर्धताग्राही होती हैं। ये गर्मी के समय में मौसम जब हवा भर लेती हैं अपने कोशिकाओं में, लेकिन जैसे ही वर्षा का मौसम आता है तो जल को अवशोषित कर लेती हैं। बेलामेन जो उतक होते हैं, स्पंजी उतक होते हैं, उनके कैरेक्टर होते हैं जो एपीफाइट पौधों में पाए जाते हैं। तो अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। बल्बिल इज ए मॉडिफाइड ऑफ पत्रकंद एक रूपांतरण है। बल्बिल जो है किसका रूपांतरण है? बल्बिल जो है पत्रकंद जो होता है या भूमिगत तने का रूपांतरण होता है। अंडरग्राउंड स्टेम का रूपांतरण होता है। भूमिगत तने का रूपांतरण को हम क्या कहते हैं? बल्बिल का फॉर्मेशन होता है। बल्बिल पत्रकंद का रूपांतरण है भूमिगत तने का रूपांतरण क्या है? पत्रकंद। जिनमें कौन कौन पौधे आते हैं? जैसे लहसुन आता है, केतली आता है, रतालू आता है, अनानास आता है। और मूलांकुर किसे कहते हैं मालूम है? मूलांकुर जो है बीज के अंकुरण के समय जो जड़ का निर्माण करता है, जो भूमि के नीचे बढ़ता है, आगे बढ़ता है, तो उसे मूलांकुर कहते हैं। प्रांकुर क्या होता है? भूमि के ऊपर बढ़ता है, जो गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जाता है, तो उसे हम प्रांकुर कहते हैं। भूमिगत तने दो प्रकार के होते हैं। भूमिगत तने अनेक प्रकार के होते हैं। भूमिगत तने जो है अनेक प्रकार के होते हैं। जैसे कंद को हम क्या कहते हैं? आलू कहते हैं। सल्क कंद में जैसे प्याज लहसुन हो गया। कंद ट्यूबर जिसे हम कहते हैं आलू, सल्क कंद में है जैसे प्याज लहसुन है। घन कंद में है, घन कंद जिसे कहते हैं, जैसे घन कंद क्या होते हैं? बंडा, अरबी, जिमी कंद, केसर, ये क्या होते हैं? घन कंद क्या होता है? घन कंद जो होता है जैसे ये लॉन्गिट्यूडिनल ग्रोथ करता है। ये कैसे करता है? लॉन्गिट्यूडिनल ग्रोथ करता है। जैसे बंडा, अरबी, जिमी कंद, केसर, ये सब लॉन्गिट्यूडिनल ग्रोथ करता है ज़मीन के अंदर। और प्रकंद क्या होता है? प्रकंद जो होता है ट्रांसफर ग्रोथ करता है। ट्रांसफर से हल्दी, अदरक, केला, फर्न, ये सब क्या है? इनकी जड़ें जो होती हैं, इनके तने जो होते हैं क्या कैसे बढ़ते हैं? ये
क्षैतिज ग्रोथ करते हैं, क्षैतिज ग्रोथ करते हैं। तो जो क्षैतिज ग्रोथ करता है उसे प्रकंद कहते हैं। घन कंद जो है लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ करता है। शल्क कंद जैसे प्याज लहसुन होते हैं, कंद जैसे आलू। तो इस प्रकार से जो है भूमिगत तनों का रूपांतरण कितने प्रकार का हुआ? कंद के रूप में, सल कंद के रूप में, घन कंद के रूप में, प्रकंद के रूप में। कंद में आलू, सल कंद में प्याज लहसुन, घन कंद में अंडा बरबी जिमीर कंद केसर, प्रकंद में हल्दी अदरक केला फल। देखिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग देखते हैं। तो हाइपेंथोडियम पुष्पक्रम एक प्रमुख लक्षण है। हाइपेंथोडियम पुष्पक्रम किस में पाया जाता है? हाइपेंथोडियम पुष्पक्रम जो होता है फाइकस में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? फाइकस में पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। साइथियम पुष्पक्रम लक्षण है। साइथियम पुष्पक्रम किसका लक्षण है? साइथियम पुष्पक्रम क्रूसीफेरी का लक्षण है। क्रूसीफेरी फैमिली का लक्षण है। साइथियम जो है कटोरिया जिसे कहते हैं, साइथियम को कटोरिया पुष्पक्रम कहते हैं। या इसका किसका लक्षण है? यह जो है क्रूसीफेरी कुल का लक्षण है। इसमें जो होता है कटोरे के आकार का ब्रैक्ट होता है। ब्रैक्ट जो होते हैं कटोरे के जैसे स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ब्रैक्ट जो होते हैं कटोरे के जैसे स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं? साइथियम पुष्पक्रम कहते हैं। पुष्पक्रम कैसे? साइथियम या क्रूसीफेरी कुल में पाया जाता है। साइथियम पुष्पक्रम क्रूसीफेरी कुल में पाया जाता है। जिनका ब्रैक्ट होता है या कटोरे के जैसे स्ट्रक्चर बना लेता है, जिसे हम क्या कहते हैं? बाहरी सतह पर एक नेक्टर ग्रंथि होती है। सतह पर एक नेक्टर ग्रंथि होती है। तो जहाँ पर ये ब्रैक्ट होते हैं कटोरे जैसे स्ट्रक्चर बना लेते हैं, इसके बाहर एक जो होती है क्या होती है? नेक्टर ग्रंथि पाई जाती है। तो साइथियम पुष्पक्रम किस में पाया जाता है? क्रूसीफेरी में पाया जाता है। ये कटोरे के आकार की संरचना कौन बनाता है? ब्रैक्ट बनाता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? साइथियम पुष्पक्रम कहते हैं। तो अब हम लोग आगे का क्वेश्चन देखते हैं। ये स्ट्रेप्टोमाइसिन यहाँ बता रहा है। स्ट्रेप्टोमाइसिन जो एंटीबायोटिक होती है ये किससे प्राप्त की जाती है? स्ट्रेप्टोमाइसिन जो होती है किससे प्राप्त होती है? स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रासियस से प्राप्त होती है। स्ट्रेप्टोमाइसिन जो होती है किससे प्राप्त की जाती है? स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रासियस से प्राप्त की जाती है, उत्पन्न होता है। अगर अब दूसरा में देखा जाए तो क्लोरोमाइसिन किससे प्राप्त होती है? क्लोरोमाइसिन जो होती है स्ट्रेप्टोमाइसिन वेनेजुएली से प्राप्त होती है। और नियोमाइसिन किससे स्ट्रेप्टोमाइसिन फ्रेडी से प्राप्त होती है। स्ट्रेप्टोमाइसिन जो होता है, देखिए स्ट्रेप्टोमाइसिस फ्रेडी से नियोमाइसिन। देखिए नियोमाइसिन किससे प्राप्त होता है? स्ट्रेप्टोमाइसिस फ्रेडी से स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनेजुएली से क्लोरोमाइसिटिन प्राप्त होता है। स्ट्रेप्टोमाइसिस फ्रेडी से नियोमाइसिन प्राप्त होता है। नियोमाइसिन फ्रेडी जब लगा है तो नियोमाइसिन, वेनेजुएली लगा है तो क्लोरोमाइसिटिन। स्ट्रेप्टोमाइसिस सभी में है लेकिन वेनेजुएली लगा है तो क्लोरोमाइसिटिन, फ्रेडी लगा है तो नियोमाइसिटिन और क्लोलिएस। यदि स्कोलियस लगा हुआ है तो टेरामाइसिन। तो स्कोलियस से टेरामाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिस स्कोलियस से टेरामाइसिन कहेंगे। नियोमाइसिन फ्रेडी, स्ट्रेप्टोमाइसिन फ्रेडी से नियोमाइसिन प्राप्त होता है। वेनेजुएली से क्लोरोमाइसिटिन प्राप्त होता है और क्लोरोमाइसिटिन प्राप्त होता है माइसिन से। स्ट्रेप्टोमाइसिन से क्या? स्ट्रेप्टोमाइसिन ग्रासियस से स्ट्रेप्टोमाइसिन ग्रासियस। देखिए ग्रासियस से स्ट्रेप्टोमाइसिन प्राप्त होता है। स्ट्रेप्टोमाइसिन ग्रासियस से स्ट्रेप्टोमाइसिन प्राप्त होता है। और क्लोरोमाइसिटिन वेनेजुएली से, नियोमाइसिन फ्रेडी से, स्कोलियस टेरामाइसिन प्राप्त होता है। इस प्रकार से हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। डिप्लोकोकस निमोनी के रूपांतरण की खोज किसने की थी? डिप्लोकोकस निमोनी में रूपांतरण की खोज फ्रोबिसर और ब्राउन ने की थी। डिप्लोकोकस निमोनी में रूपांतरण की खोज किसने की थी? फ्रोबिसर और ब्राउन ने की थी। रूपांतरण की खोज तो दो वैज्ञानिक थे, फ्रोबिसर और ब्राउन ने की थी, लेकिन रूपांतरण की विधि की खोज किसने की थी? फ्रेड ग्रिफिथ ने की थी। फ्रेड ग्रिफिथ ने 1928 ईस्वी में की थी। मतलब रूपांतरण किस प्रकार से होता है, रूपांतरण की खोज तो किसने किया था? फ्रोबिसर और ब्राउन ने की थी। और रूपांतरण किस प्रकार से होता है इसकी खोज फ्रेड ग्रिफिथ ने की थी। किसने की थी? फ्रेड ग्रिफिथ ने की थी। और इसका बहुत विस्तृत अध्ययन किसने किया था? एवरी, मैक्लियोड और मैकार्टी ने किया था। डिप्लोकोकस निमोनी में का रूपांतरण की खोज प्रोफेसर ब्राउन ने की थी। और इसकी विधि रूपांतरण की किस विधि से होता है?
फ्रेड ग्रिफिथ ने की थी 1928 ईस्वी में। और इसका विस्तार से अध्ययन किसने किया, किन वैज्ञानिकों ने किया था? एवरी, मैकलियोड और मैककार्टी ने किया था। इनका विस्तार से अध्ययन किया था। एफ ग्रिफिथ ने डिप्लोकोकस निमोनिया नामक जीवाणु में आनुवांशिक रूपांतरण के बारे में बताया था। ग्रिफिथ ने क्या बताया था? आनुवांशिक रूपांतरण के बारे में बताया था। भाई विधि की खोज ग्रिफिथ ने किया था, रूपांतरण की विधि की खोज किसने किया था? ग्रिफिथ ने किया था, तो वही बताएंगे ना। तो ग्रिफिथ ने क्या बताया था कि इनका रूपांतरण जो निमोनिया फैलाने वाले बैक्टीरिया है, इसका रूपांतरण किस प्रकार से होता है, विधि को बताया था। तो आप कह सकते हैं कि ग्रिफिथ ने क्या किया था? डिप्लोकोकस निमोनिया नामक जीवाणु में आनुवांशिक रूपांतरण के बारे में बताया था। आनुवांशिक रूपांतरण में किस प्रकार से होता है। अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। विनिमय होता है मध्य, किसके मध्य में विनिमय होता है? किसके मध्य में विनिमय क्रॉसिंग ओवर होता है? क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस बिटवीन किसके मध्य में होता है? तो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलॉगस, देखिए होमोलॉगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स में क्रॉसिंग ओवर होता है। होमोलॉगस क्रोमोसोम होगा लेकिन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड में जो है क्रॉसिंग ओवर होते हैं। यह जो है मियोसिस प्रथम के प्रोफेज प्रथम के पैकेटिन अवस्था में होता है। तो क्रॉसिंग ओवर जो होता है मियोसिस प्रथम के प्रोफेज प्रथम के पैकेटिन अवस्था में के दौरान होता है। अर्धसूत्र में क्रॉसिंग ओवर होता है। अर्ध गुणसूत्रों में, इनके अर्ध गुणसूत्रों में के दौरान अर्ध गुणसूत्रों के विनिमय के दौरान इनमें क्रॉसिंग ओवर होता है। अर्ध गुणसूत्रों के विनिमय के दौरान इनमें क्रॉसिंग ओवर होता है। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। वाल्वाक्स का थैलस कहलाता है, या वाल्वाक्स के थैलस को क्या कहते हैं? वाल्वाक्स के थैलस को सिनोसाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? सिनोबियम भी कहते हैं। वाल्वाक्स के थैलस को सिनोबियम भी कहते हैं। इसमें 20 जातियाँ पाई जाती हैं। वाल्वाक्स में कितनी जातियाँ होती हैं? 20 जातियाँ हैं। कॉलोनी फार्म में रहते हैं। जब बारिश का मौसम होता है तो इनकी संख्या बढ़ती है। इसमें बारिश के मौसम में देखिए, बारिश के मौसम में बहुत तेज़ी से अपनी संख्या को बढ़ाते हैं। आप देखते हैं कभी कभी तालाब में जो है बहुत हरा हरा दिखाई देने लगता है। जब हरा हरा तालाब में दिखाई देने लगता है, उसमें क्या होता है, तालाब में वाल्वाक्स जो है भर जाते हैं। इतनी मात्रा में उनकी डेवलप या उनकी ग्रोथ हो जाती है, या इतनी मात्रा में रिप्रोडक्शन होता है कि उनके अपने इतने ज़्यादा वो क्या कॉलोनी बना लेते हैं, वो पूरा तालाब भी हरा हरा दिखाई देने लगता है। तो इस प्रकार से हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यूलोथ्रिक्स का हरित लवक होता है। यूलोथ्रिक्स का हरित लवक किस प्रकार का होता है? गर्डल शेप्ड का होता है। यूलोथ्रिक्स का हरित लवक जो होता है मेखलाकार रूपी होता है। तो गर्डल शेप्ड का यूलोथ्रिक्स शैवाल का हरित लवक क्या होता है? क्लोरोफिल ऑफ यूलोथ्रिक्स एल्गी किस प्रकार का होता है? गर्डल शेप का होता है। यूलोथ्रिक्स शैवाल का हरित लवक जो होता है ये मेखलाकार होता है, गर्डल शेप का होता है। अगार अगार का प्रमुख स्रोत है। अगार अगार किससे प्राप्त किया जाता है? अगार अगार जो है किससे प्राप्त किया जाता है? देखिए, ना तो हरे शैवाल से, ना तो लाल शैवाल से, ना तो डायटम से। तो यह किस शैवाल से प्राप्त किया? भूरे शैवालों से प्राप्त किया जाता है। अगार अगार जो होता है भूरे शैवालों से प्राप्त किया जाता है। अगार अगार का महत्वपूर्ण स्रोत जो होता है, सॉरी मिस्टेक हो गया। तो अगार अगार जो प्राप्त होता है लाल शैवाल से होता है, भूरे से नहीं, लाल से प्राप्त होता है। अगार अगार शैवाल का महत्वपूर्ण स्रोत होता है रेड एल्गी होते हैं। रेड एल्गी जैसे ग्लीडियम, ग्रासिलारिया, जिगार्टिना इत्यादि का प्रयोग, जैसे ग्लीडियम, ग्रासिलारिया, जिगार्टिना इत्यादि के द्वारा जो है क्या प्राप्त होता है? अगार अगार प्राप्त होता है। और अगार अगार का प्रयोग जो है कहाँ पे होता है? अगार अगार प्रयोगशाला में भी होता है। प्रयोगशाला में भी अगार अगार का प्रयोग किया जाता है। अगार अगार का प्रयोग आइसक्रीम बनाने में किया जाता है, जैसे ग्लीडियम, ग्रासिलारिया, जिगार्टिना, इससे जो प्राप्त होता है अगार, उससे आइसक्रीम बनाया जाता है। उससे क्या बनाया जाता है? आइसक्रीम बनाया जाता है। फंजाई इम्परफेक्टाई जिसे हम डिटोरोमाइसिट्स कहते हैं, डिटोरोमाइसिटीज कहते हैं, में क्या लायक होता है, क्या नहीं पाया जाता है इनमें? इन प्रकार की फंजाई में क्या नहीं होता है? तो आप जानते हैं इनमें कि लैंगिक जनन इनमें नहीं होता है। डिटोरोमाइसिटीज फंगस में लैंगिक जनन जो होता है, अलैंगिक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो पाया जाता है, लेकिन इस क्लास में या इसमें जो है जो फंजाई रखे गए हैं उनमें लैंगिक जनन नहीं पाया जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है क्या होता है? एब्सेंट होता है। डिटोरोमाइसिटीन में लगभग जो होता है 25,000 प्रजातियां हैं, स्पीसीज हैं, जिसे माइटोस्पोरिक फंजाई भी कहते हैं। तो इसमें लैंगिक जनन नहीं पाया जाता डिटोरोमाइसिटीज फंगस में।
माइकोराइजा प्रदर्शित करता है। माइकोराइजा क्या प्रदर्शित करता है? माइकोराइजा जो है एक प्रकार के सहजीवन है, एक प्रकार का सहजीवन है, सिम्बायोसिस है, जैसे फंगस और रूट का। फंगस और रूट, जब फंगस और रूट साथ साथ रहते हैं तो इसे सिम्बायोसिस कहते हैं, माइकोराइजा, इसे हम माइकोराइजा कहते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? जब फंगस जो कवक और जड़ का साथ साथ रहना अनिवार्य हो जाता है, साथ साथ जीवन बिताते हैं, तो इसे हम माइकोराइजा कहते हैं। माइकोराइजा कवक और जड़ की सहजीविता को प्रदर्शित करता है, जो जिम्नोस्पर्म में पाया जाता है। अब जिम्नोस्पर्म की जड़ में सहजीविता का उदाहरण पाया जाता है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक कोशिका जिसमें गुणसूत्र के 10 जोड़े होते हैं, एक कोई कोशिका है उसमें गुणसूत्र के कितने जोड़े हैं? 10 जोड़े हैं। गुणसूत्र के 10 जोड़े हैं, जिनमें कितने संलग्न वर्ग होंगे? देखिए, किसी भी कोशिका में 10 जोड़े गुणसूत्र हैं तो उनमें उनकी गुणसूत्रों की पूरी संख्या कितनी होगी? 20 होगी। गुणसूत्र की संख्या कितनी होगी? 20 होगी। 10 संलग्न वर्ग होंगे, उसमें से 10 क्या होंगे? संलग्न वर्ग के होंगे, संलग्न वर्ग के होंगे। कि किसी भी जीव के या किसी भी कोशिका में संलग्न वर्ग अगुणित गुणसूत्र की संख्या होती है, अगुणित गुणसूत्र की संख्या के अनुरूप होती है। संलग्न वर्ग जो जुड़ते हैं अगुणित गुणसूत्र की संख्या के अनुरूप होती है। यह निर्देशित करती है कि जिन इनके साथ साथ जुड़े होते हैं और सामान्य गुणसूत्र पर स्थित होते हैं, और सामान्य गुणसूत्र पर स्थित होते हैं। तो क्वेश्चन आपका क्या पूछ रहा है? एक कोशिका जिसमें गुणसूत्र की संख्या 10 जोड़े हैं, उनमें कितने संलग्न वर्ग होंगे? उसमें कितने संलग्न वर्ग होंगे? 10। अगुणित कोशिका की अगुणित गुणसूत्र की संख्या को व्यक्त करता है। संलग्न वर्ग जो है अगुणित गुणसूत्र की संख्या को व्यक्त करता है। तो 10 जो होते हैं, 10 इनके जो है क्या होंगे? अगुणित गुणसूत्र की संख्या के बराबर इनका संलग्न वर्ग होंगे। अगुणित गुणसूत्र की संख्या के बराबर इनका संलग्न वर्ग होगा। अगले क्वेश्चन पर लोग चलते हैं। पारिस्थितिकी दृष्टि से लाइकेन महत्वपूर्ण होता है, क्यों होता है? पारिस्थितिकी दृष्टि से लाइकेन महत्वपूर्ण क्यों होता है? तो पारिस्थितिकी दृष्टि से लाइकेन जो होता है, पायोनियर्स बंजर चट्टानों में प्रारंभिक सेटलर होने वाले होते हैं। देखिए, ये क्या होते हैं? जहाँ पे कोई वृक्ष नहीं होते हैं, पायोनियर्स होता है, वहाँ की चट्टानों पे क्या होते हैं? शुष्क दशाओं और सफलतापूर्वक जीवन व्यतीत कर सकते हैं। लाइकेन जो होते हैं, जहाँ पे अदर पौधे नहीं होते हैं, वहाँ पर अपने जीवन को बिता सकते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? पायोनियर्स कहते हैं। बंजर जमीनों में अपने जीवन को बिता सकते हैं। इसी प्रकार से पारिस्थितिक दृष्टि से लाइकेन महत्वपूर्ण होते हैं, मतलब पारिस्थितिक दृष्टि से लाइकेन जो होते हैं महत्वपूर्ण होते हैं। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। एल्बिगो होता है। एल्बिगो क्या होते हैं? ऑब्लिगेट अंतरकोशिकीय, ऑब्लिगेट इंटरसेलुलर पैथोजेंस। एल्बिगो जो होते हैं ऑब्लिगेट इंटरसेलुलर पैथोजेंस होते हैं। ऑब्लिगेट इंटरसेलुलर होते हैं, ऑब्लिगेट होते हैं, पैथोजेंस मतलब एक किस प्रकार के पैथोजेंस होते हैं? ऑब्लिगेट इंटरसेलुलर होते हैं। तो एल्बिगो जो होता है ऑब्लिगेट इंटरसेलुलर पैथोजेंस होते हैं। एल्बिगो जो होता है किस प्रकार का पैथोजेंस है? इंटरसेलुलर रोग जो उत्पन्न करता है। ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है जो इंटरसेलुलर सेल के अंदर रोग उत्पन्न करता है। यह क्रूसीफेरी फैमिली के सदस्यों में पाया जाता है। क्रूसीफेरी के सदस्यों में व्हाइट रस्ट रोग उत्पन्न करता है। व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफेर होता है, व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफेर रोग उत्पन्न करता है। कॉलीफेस साई एक्स 174 में होता है। कॉलीफेस साई एक्स 174 में होता है। क्या होता है? किस प्रकार का आरएनए होता है कि या डीएनए होता है? तो एक ऐसी क्या कंडीशन होती है? तो एक सूत्री डीएनए होता है। कॉलीफेस साई एक्स 174 में सिंगल स्ट्रैंड डीएनए होते हैं, सिंगल स्ट्रैंड डीएनए होते हैं। कॉलीफेस साई 178 में एक सूत्री डीएनए होता है। द्विसूत्री डीएनए का उदाहरण क्या होता है? द्विसूत्री डीएनए जो होता है पॉक्स वायरस में होता है। द्विसूत्री डीएनए का उदाहरण पॉक्स वायरस और हर्पीज वायरस में भी होता है। हर्पीज वायरस में जो होता है यह द्विसूत्री डीएनए होता है। द्विसूत्री डीएनए, एक सूत्री डीएनए का उदाहरण जैसे हम लोगों ने देखा अभी साई 174, तो यह एक सूत्री है। एड्स तथा एक्वायर इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम उत्पन्न होता है। एड्स तथा एक्वायर इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम उत्पन्न होता है। एड्स जो होता है एक्वायर इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम विषाणु के द्वारा होता है। एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम विषाणु के द्वारा होता है। विषाणु जो होता है HLTV3 मतलब HLTV मतलब 8 HLT8 या LAV या ARV2
द्वारा उत्पन्न किया जाता है। यह मुख्यतः एड्स जो होता है यौन संचारित रोग है। यह कैसा संचारित रोग है? यह यौन संचारित रोग है, यौन संचारित रोग है मानव में, जो उसके इम्यून सिस्टम को, प्रतिरोधक क्षमता को कम कर देता है, धीरे धीरे प्रतिरोधक क्षमता को ख़त्म करता है। तो अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। वीर्यान, वीर्यान का मतलब क्या होता है? वीर्यान का मतलब होता है वायरस की पूर्ण अवस्था, वायरस की पूर्ण अवस्था। वीर्यान में क्या होता है कि वायरस जो है प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड से जब बने होते हैं तो इसी को वीर्यान कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? वीर्यान कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछे वीर्यान क्या है, तो वीर्यान जो होता है वायरस और प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल से बना होते हैं। वीर्यान का पूर्ण अर्थ है वायरस की पूर्ण अवस्था, जिसमें प्रोटीन के आवरण से न्यूक्लिक अम्ल घिरा होता है। निम्न में से कौन सा एक सूक्ष्म पोषक तत्व है? देखिए, सूक्ष्म पोषक पौधों की वृद्धि के विकास के लिए 17 आवश्यक पोषक तत्व होते हैं। कितने होते हैं? 17 आवश्यक पोषक तत्व होते हैं। मुख्य पोषक तत्व हैं कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटासियम। मुख्य क्या है? पोषक तत्व हैं। द्वितीयक पोषक तत्व कौन है? कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर द्वितीयक है। सूक्ष्म पोषक तत्व में कौन आता है? लोहा, मैग्नीज, तांबा, जिंक, मैग्नीज, मॉलिब्डेनम, क्लोरीन, बोरान, निकिल। मतलब लोहा, मैग्नीज, तांबा, जिंक, मॉलिब्डेनम, क्लोरीन, बोरान, निकिल, यह क्या है? सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व हैं। तो इस प्रकार से हम देखें कि मुख्य पोषक तत्व ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और द्वितीयक पोषक तत्व को है कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। तो इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जड़ों द्वारा जल का अवशोषण बढ़ता है जब, देखिए, जड़ों द्वारा जल का अवशोषण बढ़ता है जब वाष्पोत्सर्जन दर बढ़ जाती है। अगर जड़ों द्वारा जल का अवशोषण कब बढ़ेगा? जब वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ जाती है। तो वाष्पोत्सर्जन आप जानते हैं, रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन होता है, उपत्वचीय क्यूटिकल वाष्पोत्सर्जन होता है, वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन होता है। अगले प्रश्न की बात हम लोग करते हैं। वृक्षों में रसारोहण का सर्वाधिक मान्य मत है। रसारोहण की क्रिया का सर्वाधिक मान्य मत किसका है? डिक्सन का वाष्पोत्सर्जन, खिंचाव या संसर्जन मत। डिक्सन का वाष्पोत्सर्जन और खिंचाव संसर्जन मत जो है सर्वाधिक मान है। रसारोहण का सर्वाधिक मतलब रसारोहण का सर्वाधिक मान्य मत किसका है? डिक्सन का वाष्पोत्सर्जन, खिंचाव या संसर्जन मत, डिक्सन का जो मत था या जो सर्वमान्य होता है, मतलब यह जो है डिक्सन का जो मत था यह सर्वाधिक मान्य मत है, सर्वाधिक मान्य मत है। वाष्पोत्सर्जन का संसर्जन तनाववाद किसने दिया था? वाष्पोत्सर्जन का संसर्जन तनाववाद डिक्सन तथा जॉली ने दिया था, डिक्सन और जॉली ने दिया था। रसारोहण सर्वाधिक मान्य मत डिक्सन का था ही, लेकिन रसारोहण, संसर्जन और तनाव मत जो है दोनों वैज्ञानिकों ने दिया। संसर्जन तनाववाद जो होता है डिक्सन और जॉली दोनों वैज्ञानिक ने दिया था। सन 1946 में अपने कार्य के लिए एच.जे. मूलर को नोबेल पुरस्कार मिला था। किस कार्य के लिए? एच.जे. मूलर को किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? तो यह ड्रासोफिला में जो है एक्सरे म्यूटेशन ऑफ एनिमल, एक्सरे म्यूटेशन की खोज के लिए, एक्सरे म्यूटेशन के द्वारा उन्होंने क्या देखा? उत्परिवर्तन के कार्य पर रिसर्च किया था। किसने किया था? ड्रासोफिला पर किसने किया था? एच.जे. मूलर ने को नोबेल पुरस्कार दिया गया। किस क्षेत्र में? उन्होंने क्या किया था? एक्सरे किरण के द्वारा किस पर? ड्रासोफिला पर उत्परिवर्तन कार्य के लिए माने जाते हैं। कौन? मूलर, एच.जे. मूलर ने उत्परिवर्तन को ड्रासोफिला में एक्सरे किरण के द्वारा देखा। तो क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। हरित गृह प्रभाव संबंधित है। ग्रीन हाउस इफेक्ट इज रिलेटेड टू, ग्रीन हाउस इफेक्ट किससे संबंधित है? ग्लोब के गर्म होने से हरित गृह प्रभावित होता है। ठीक है। ग्रीन हाउस गैसें कौन सी हैं? CO2 क्लोरोफिल CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, ये सभी कैसी गैसें हैं? ये ग्रीन हाउस गैसें हैं, ग्रीन हाउस गैसें। के अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। यूलोथ्रिक्स के पायरेनाइट्स एवं क्लोरोप्लास्ट की संख्या होती है। देखिए, यूलोथ्रिक्स के कोशिका के सेल में पायरेनाइट और क्लोरोप्लास्ट की संख्या क्या होती है, इसको बताना है। अनेक पायरेनाइट सहित एक हरित लवक। देखिए क्या होता है? अनेक पायरेनाइट अनेक होते हैं, एक हरित लवक। मतलब यूलोथ्रिक्स के प्रत्येक कोशिका में जो होती है अनेक पायरेनाइट्स पाए जाते हैं, एक हरित लवक पाया जाता है। मतलब एक सेल के अंदर एक हरित लवक पाया जाएगा। और पायरेनाइट की संख्या लगभग 1 से 4 होती है। पायरेनाइट की संख्या लगभग 1 से 4 होती है। किसमें? यूलोथ्रिक्स एल्गी के सेल वाल में 2 प्रकार की भित्त होती है। वह भित्त होती है प्रोटोपेक्टिन की बनी होती है
और आंतरिक भित्ति जो होती है, देखिए अंतः कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, बाहर की प्रोटोप्लेक्टिन की बनी होती है। और इनमें क्या होता है, प्रत्येक कोशिका में एक केंद्रक होता है, एक क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोप्लास्ट का शेप कैसे होता है, गाइडल शेप का होता है। इलेक्ट्रोड्स में जो क्लोरोप्लास्ट होता है या गाइडल शेप होता है, सेल वॉल की भित्ति के बीच में क्लोरोप्लास्ट पायरेनाइड पाए जाते हैं। देखिए क्लोरोप्लास्ट में पायरेनाइड्स पाते हैं, उनकी संख्या 1 से 4 होती है प्रत्येक पायरेनाइड में। प्रत्येक क्लोरोप्लास्ट में पायरेनाइड की संख्या अनेक होती है। और क्लोरोप्लास्ट मतलब यूलोथ्रिक्स में क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं, क्लोरोप्लास्ट हरित लवक जो होता है, हरित लवक में एक सेल के अंदर एक हरित लवक होता है और उसमें 1 से 4 तक क्या होते हैं, 1 से 4 तक पायरेनाइड्स होते हैं। मतलब किसी भी यूलोथ्रिक्स की सेल वॉल की भित्ति में एक हरित लवक होगा जो गर्डल शेप होगा, उसमें जो है हरित लवक होगा प्रत्येक कोशिका के अंदर, और पायरेनाइड की संख्या 1 से 4 होती है। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। श्वसन गुणांक प्रदर्शित करता है। श्वसन गुणांक का फार्मूला CO2/O2 के द्वारा दर्शाते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ CO2 इन्वॉल्व, वॉल्यूम ऑफ O2 यूटिलाइज, कितना O2 जो है यूटिलाइज हुआ और कितना CO2 इन्वॉल्व हुआ। जितना इन्वॉल्व हुआ ऊपर लिखते हैं CO2 हुआ, और O2 को अपान करके हम नीचे लिखते हैं। तो यही क्या है, RQ सिस्टम होता है, RQ फार्मूला होता है। ग्लाइकोलिसिस का दूसरा नाम क्या है, ग्लाइकोलिसिस का दूसरा नाम जो होता है यह EMP पथवे होता है, EMP पथवे होता है। EMP पथवे वैज्ञानिकों के नाम पर रखा गया है, इमडेन मेरहा पथवे जिसे हम कहते हैं। तो इसमें पूछा गया ग्लाइकोलिसिस का दूसरा नाम क्या है, EMP पथवे है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, C2 चक्र क्या है, व्हाट इज C2 साइकिल। C2 साइकिल जो होता है ग्लाइकोलेट चक्र को C2 साइकिल कहते हैं। C2 साइकिल को, ग्लाइकोलेट चक्र को C2 साइकिल कहते हैं। C2 चक्र को ग्लाइकोट चक्र भी कहते हैं, जो प्रकाश श्वसन क्लोरोप्लास्ट पर ऑक्सीसोम और माइटोकॉन्ड्रिया तीनों में पूर्ण होता है। C2 चक्र में क्या होता है, श्वसन जो होता है क्लोरोप्लास्ट में भी होता है, पराक्सीसोम में भी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है, मतलब तीनों में होता है। C3 चक्र में देखिए C3 चक्र के समय बना ग्लाइकोलिक अम्ल आधार का कार्य करता है। जो C3 चक्र के द्वारा ग्लाइकोलिक अम्ल बनता है वह इस प्रक्रिया में आधार का काम करता है। वह एक C2C मतलब C2 यौगिक है, 2C यौगिक मतलब 2 कार्बन यौगिक उसमें पाया जाता है। तो उसमें C3 चक्र में ग्लाइकोलिक अम्ल जो होता है उसमें 2 कार्बन यौगिक पाया जाता है, तो इसलिए इसे चक्र को C2 साइकिल कहते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। निम्न में से कौन से तत्व जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण की भूमिका निभाते हैं। तो जैविक नाइट्रोजनकरण कौन से तत्व जो है भूमिका निभाते हैं। तो मॉलिब्डेनम जो है यह जैविक नाइट्रोजन को देखिए मॉलिब्डेनम तत्व जो है जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मुख्य भूमिका निभाते हैं। इसका बहुत कम मात्रा पौधों में आवश्यक होता है। मॉलिब्डेनम की बहुत कम मात्रा पौधों की आवश्यक होती है। यह क्या करता है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण में क्या है, सहायक है। अब आपसे पूछा जाए कि मॉलिब्डेनम का क्या कार्य है। नाइट्रोजन उपापचय की क्रिया में नाइट्रेट रिडक्टेट नामक उत्प्रेरक को क्रियाशील बनाता है। तो मॉलिब्डेनम में नाइट्रोजन को स्थिरीकरण में सहायक है। तो किस प्रकार से सहायक है, देखिए नाइट्रोजन उपापचय की क्रिया में नाइट्रोजन रिडक्टेज नामक उत्प्रेरक को क्रियाशील बनाता है। यह अमीनो अम्ल सांद्रताओं को संचालित करता है। यह स्कार्बिक एसिड के संश्लेषण में या हरित लवक के रक्षण में भी सहायक होता है। तो अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। सूरजमुखी का वैज्ञानिक नाम हेलियंथस एनस है। हेलियंथस एनस सूरजमुखी का वैज्ञानिक नाम है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। 2,4-D इज सिंथेसिस। 2,4-D का संश्लेषण कैसे होता है, ऑक्सीजन से होता है। 2,4-D का संश्लेषण किससे होता है, ऑक्सीजन से होता है। कौन सा हार्मोन गैसीय होता है, कौन सा हार्मोन जो होता है गैसीय होता है, इथाइलिन हार्मोन जो है गैसीय रूप में पाया जाता है, जो कि फल पकाने में इथाइलिन का बहुत बड़ा महत्व है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। एल्कोहल का पीना प्रभावित करता है। एल्कोहल के पीने से क्या प्रभावित होता है, एल्कोहल के पीने से प्रामस्तिष्क सेरिब्रम प्रभावित होता है। प्रामस्तिष्क अनुमस्तिष्क क्या बैलेंस बनाता है। प्रामस्तिष्क जो होता है यह एल्कोहल की, क्योंकि यह क्या नियंत्रित करता है हमारे बॉडी को। तो एल्कोहल के पीने से जो होता है, पीना किसको प्रभावित करता है, प्रामस्तिष्क को प्रभावित करता है, हमारे प्रामस्तिष्क को
एल्कोहल जो व्यक्ति पीता है तो सबसे पहले उसका प्रभाव किस पे होता है? सेरिब्रम पे होता है, प्रमस्तिष्क पर होता है। यह क्या काम करता है? बुद्धिमत्ता, चेतना शक्ति, स्मरण शक्ति का केंद्र होता है, इसीलिए उसके ज्ञान की, स्मरण शक्ति और सारी चीज़ प्रभावित हो जाती हैं। तो सेवन करने से, किसका सेवन करने से? एल्कोहल का सेवन करने से क्या प्रभावित होता है? शरीर प्रमस्तिष्क प्रभावित होता है। अगले क्वेश्चन की बात हम करते हैं। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? शरीर की सबसे बड़ी कोशिका जो है तंत्रिका कोशिका होती है। तंत्रिका कोशिका शरीर की सबसे बड़ी तंत्रिका होती है। वेगस नर्व वेगस तंत्रिका होती है। वेगस तंत्रिका क्या होती है? 10वीं कपाली तंत्रिका को हम क्या कहते हैं? वेगस तंत्रिका कहते हैं। 10वीं जो है कपाली तंत्रिका को वेगस तंत्रिका कहते हैं। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। स्तनियों के कपाली तंत्रिकाओं के कितने जोड़े शुद्ध संवेदी होते हैं? कितने जोड़े जो स्तनियों में कपाली तंत्रिकाएं होती हैं वो कितने जोड़ी शुद्ध संवेदी होती हैं? तो शुद्ध संवेदी 3 जोड़ी होती हैं। 3 जोड़ी ऐसी तंत्रिकाएं हैं जो शुद्ध संवेदी होती हैं स्तनियों में। तो कौन कौन सी होती हैं? प्रथम, द्वितीय और आठवीं। पहली, दूसरी और आठवीं जो होती है शुद्ध संवेदी तंत्रिकाएं होती हैं। पहली, दूसरी और आठवीं जो है ये शुद्ध संवेदी तंत्रिकाएं होती हैं। तो स्तनियों में 12 जोड़ी क्रेनियल तंत्रिकाएं होती हैं। स्तनियों में कितनी जोड़ी होती है? 12 जोड़ी क्रेनियल तंत्रिकाएं होती हैं, जिसमें से 3 जोड़ी संवेदी होती हैं। इसमें से 3 जोड़ी कैसी होती हैं? संवेदी होती हैं। 5 जोड़ी मोटर होती हैं। 5 जोड़ी कैसी होती हैं? मोटर होती है। 3 जोड़ी से 12 जोड़ी क्रेनियल तंत्रिकाएं होती हैं। 12 जोड़ी क्रेनियल तंत्रिकाएं होती है, जिसमें 3 जोड़ी संवेदी होती है, 5 जोड़ी मोटर होती हैं। शेष जो बच्चे 4 जोड़ी ये मिश्रित प्रकार की होती है, मिक्स होती हैं। ये संवेदी और मोटर दोनों प्रकार की होती है, मतलब 4 जोड़ी दोनों मिक्स होती हैं, दोनों प्रकार की पाई जाती है, संवेदी और चालक दोनों होती हैं। 5 क्या होती है? 3 और 5, 3 संवेदी होती है, 5 मोटर होती है और 4 जो सम है वह मिश्रित होती है। इतना 4 जोड़ी जो होती है, 4 जोड़ी जो है मिश्रित प्रकार की क्या पाई जाती हैं? स्तनियों में कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती हैं, जो 3 संवेदी होती हैं, 3 जोड़ी संवेदी होती हैं, 5 जोड़ी मोटर होती हैं, 4 जोड़ी मिश्रित प्रकार की होती हैं। न्यूरोहाइपोफाइसिस स्रावित करता है। न्यूरोहाइपोफाइसिस क्या स्रावित करता है? ऑक्सीटोसिन तथा वैसोप्रेसिन। न्यूरोहाइपोफाइसिस क्या स्रावित करता है? ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन स्रावित करता है। ऐसे देखिए, वैसोप्रेसिन हार्मोन्स क्या है? एडीएच, जिसे हम एडीएच हार्मोन्स भी कहते हैं। वृक्क की, यह क्या करता है? एडीएच हार्मोन वृक्क की वाहिनियों और कोशिकाओं में जल के अवशोषण को नियंत्रित करता है, या जल आवश्यकता को बढ़ाकर मूत्र के आयतन को कम कर सकता है। और एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स, इसी कारण इसे मूत्ररोधी या एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स भी कहते हैं। वैसे प्रेसिन का एक दूसरा नाम एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन्स भी कहते हैं। ऑक्सीटोसिन क्या? ऑक्सीटोसिन पिटोसिस। यदि हम देखा जाए वैसोप्रेसिन की कमी से क्या होता है? मूत्र के साथ पानी में अधिक मात्रा निकलने लगता है। देखिए, अगर वैसोप्रेसिन की कमी हो जाए, वैसोप्रेसिन हार्मोन्स की, एडीएच हार्मोन्स की कमी हो जाए तो क्या होगा? मूत्र के साथ पानी की अधिक मात्रा निकलने लगती है। तो अगर एडीएच हार्मोन्स की कमी हो जाए तो मूत्र के साथ पानी जो अवशोषित करता है, काम करता है, वो नहीं हो पाएगा और ज़्यादा मात्रा में जिससे मूत्र पतला होता है, रुधिर गाढ़ा हो जाता है और हमारा रुधिर क्या हो जाएगा? गाढ़ा हो जाएगा। रुधिर दाब कम हो जाता है। रुधिर दाब क्या है? पानी की मात्रा हमारे ब्लड में कम हो जाएगी तो रुधिर दाब जो होता है कम हो जाता है। इस रोग को मूत्रलता या डाईयूरेसिस कहते हैं। मूत्रलता या डाईयूरेसिस कहते हैं। डाईयूरेसिस क्या है? जिसमें बार बार यूरिन आ रहा है और क्या हो, और हमारा रुधिर है मोटा हो जाता है, जिससे ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, रुधिर दाब कम हो जाता है। इस रोग को देखिए, डाईयूरेसिस, जब डायूरेसिस मतलब बहुत ज़्यादा मूत्र होने की क्रिया, जो एडीएच हार्मोन्स की कमी हो जाती है, तो कौन सा रोग होता है? डायबिट्स इंसिपिडस। डायबिट्स इंसिपिडस रोग होता है, जिसे बार बार पेशाब आना डायबिटीज इंसिपिडस रोग होता है। ठीक है, इसके बाद ऑक्सीटोसिन की बात कर लेते हैं। ऑक्सीटोसिन या पिटोसिन इसे कहते हैं। ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स को पिटोसिन भी कहते हैं। तो वैसोप्रेसिन को क्या कहते हैं? एडीएच या एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स कहते हैं। ऑक्सीटोसिन को पिटोसिन हार्मोन्स भी कहते हैं। यह क्या काम करता है? ऑक्सीटोसिन या पिटोसिन हार्मोन्स जो है यह क्या काम करता है? गर्भाशय के अंतिम काल में, जब से गर्भाशय जो है, जैसे गर्भावस्था के अंतिम समय में गर्भाशय की दीवार में अनैच्छिक पेशियों को संकुचन को प्रेरित करता है। अनैच्छिक पेशियाँ जो होती है उनको संकुचन के लिए प्रेरित करती है। जैसे जब डिलीवरी होना होता है उस समय जो होता है ऑक्सीटोसिन सक्रिय होता है, अनैच्छिक पेशियों को संकुचित करता है, संकुचन को प्रेरित करता है, जिससे प्रसव के समय गर्भाशय के फैलने और प्रसव के पश्चात गर्भाशय के सिकुड़ने को प्रेरित करता है। देखिए, जैसे प्रसव हो गया तो गर्भाशय के फैलने,
प्रसव के समय गर्भाशय को फैलाता है, प्रसव के हो जाने पर गर्भाशय को संकुचित करके अपने स्थान पर लाता है। तो दोनों क्रिया करता है। गर्भाशय को फैलाने का कार्य बच्चे का जन्म आसान हो जाए, ऑक्सीटोसिन काम करता है। प्रसव के बाद जब बच्चा जन्म ले लेता है उसके बाद गर्भाशय को सिकोड़ने का कार्य भी क्या करता है, ऑक्सीटोसिन ही करता है। ठीक है, इसके बाद आगे क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। जैव उद्विकास की व्याख्या करने वाले उत्परिवर्तनवाद को प्रतिपादित किया था। म्यूटेशन थ्योरी एक्सप्लेन और ऑर्गेनिक इवोल्यूशन वाज प्रपोज्ड बाय। ऑर्गेनिक इवोल्यूशन को किसने दिया था? म्यूटेशन थ्योरी ऑर्गेनिक इवोल्यूशन को किसने दिया था? ह्यूगो ड्रीबीज ने दिया था। ह्यूगो ड्रीबीज ने उत्परिवर्तनवाद को प्रतिपादित किया था। उन्होंने किस पौधे पर किया था? जंगली पौधे सांद प्रिमरोज पर किया था, जिसको हम क्या कहते हैं, आयनोथेरा अमेरिकाना के नाम से भी जानते हैं। और इसी उत्परिवर्तन को ड्रीबीज ने क्या कहा? प्रत्येक उत्परिवर्तन को एक विभिन्न स्पीसीज बताया। जितने उत्परिवर्तन हुए उन्होंने कहा कि जितने उत्परिवर्तन है किस नई नई स्पीसीज बन गई। उन्होंने जैव विकास को इसी प्रकार से बताया कि नई स्पीसीज का उद्भव इसी प्रकार से हुआ। तो ह्यूगो ड्रीबीज ने कहा था कि इसी प्रकार से जितने भी उत्परिवर्तन हुए उतने प्रकार के स्पीसीज बन गए, मतलब नए नए जो स्पीसीज बने उत्परिवर्तन के द्वारा ही बने। अगला क्वेश्चन की बात हम करते हैं। नेत्रों में अंधबिंद, मतलब नेत्रों में जो ब्लाइंड स्पॉट होता है, स्काल्ड सो बिकॉज। नेत्रों में अंधबिंद इसलिए कहा जाता है। नेत्रों को अंधबिंद क्यों कहते हैं? नेत्रों को अंधबिंद क्यों कहते हैं? ब्लाइंड स्पॉट क्यों कहते हैं? नेत्रों में ब्लाइंड स्पॉट को अंधबिंद इसलिए कहते हैं क्योंकि यह प्रकाश के प्रति संवेदनशील होता है। प्रकाश के प्रति संवेदनशील होता है। यह बिंद है जिस पर नेत्र तंत्रिका दृष्टि पटल को छोड़ देती है। जिसे यह वह बिंदु है जिस पर नेत्र तंत्रिका दृष्टि पटल को छोड़ देती है। इस पर प्रतिबिंब नहीं बनता है। तो ब्लाइंड स्पॉट पर प्रतिबिंब नहीं बनता है। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। पलकों तथा कार्निया के बीच रगड़ नहीं लगती है श्रावण द्वारा। पलकों तथा कार्निया के बीच जो रगड़ नहीं लगती है, किसके श्रावण के द्वारा? तो पलकों और इसमें जो है मिसोबियन ग्रंथियाँ होती हैं। मिसोबियन ग्रंथियाँ होती हैं, उनके द्वारा जो स्रावित पदार्थ होता है उसके द्वारा रगड़ उसमें नहीं होती है। पलकों तथा कार्निया के बीच रगड़ इसलिए नहीं होती है क्योंकि यह मिसोबियन ग्रंथियाँ एक सिबेशियन ग्रंथियाँ या मिसोबियन ग्रंथियाँ सिबेशियन ग्रंथि कहेंगे। देखिए, मिसोबियन ग्रंथियाँ सिबेरियन ग्रंथि का रूपांतरण है। सिबेरियन ग्रंथ का रूपांतरण को हम मीबोमियन ग्रंथियाँ कहते हैं। सिबेशियस ग्रंथ के रूपांतरण को मीबोमियन ग्रंथि कहते हैं। यह आँख में पाई जाती है। यह ग्रंथ कहाँ पाई जाती है? आँख में पाई जाती है। आँख की पलकों की छोर से स्रावित होती है। आँख के पलक के छोर से स्रावित होता है, जिसके कारण पलकों और कार्निया के बीच, पलकों और कार्निया जो हमारे आँख के कार्निया है, पलक के छोर पर जो है कौन सी ग्रंथियाँ पाई जाती हैं? मिबेशियस या मीबोमियन ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, जो एक सिक्रीशन श्रावित पदार्थ से सिक्रीशन करती हैं, जिससे पलकों और कार्निया के बीच रगड़ नहीं लगती है। उभयचर और पक्षियों में यह हार्डेरियन ग्रंथ होती है। इसे हार्डेरियन ग्रंथ कहते हैं। देखिए, हार्डेरियन ग्रंथ हमारे पलक और आँख की कार्निया बार बार आता जाता रहता है, बार बार पलकें झपकती हैं, लेकिन उसमें रगड़ नहीं पाते उत्पन्न होती है। किस कारण? आपसे पूछा, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। तो मिबोमियन ग्रंथियाँ और सिबेशियन ग्रंथि या कहीं सिबेशियन ग्रंथियाँ का रूपांतरण क्या है? मिबोमियन ग्रंथियाँ होती हैं जो हमारे पलकों पे पाई जाती हैं, पलकों के छोर पर पाई जाती हैं, जो एक प्रकार का सिक्रीशन करते हैं, जिससे हमारे कार्निया और पलक के बीच रगड़ नहीं होता है। अगले क्वेश्चन की बात हम करते हैं। ग्लूकागॉन हार्मोन स्रावित होता है। ग्लूकागॉन हार्मोन जो होता है लैंगरहंस की दीपकाओं की अल्फा कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है। बीटा से इंसुलिन होता है, तो अल्फा से क्या होता है? ग्लूकागॉन हार्मोन का सिक्रीशन होता है। लैंगरहंस की दीपकाओं के अल्फा कोशिकाओं के द्वारा ग्लूकागॉन हार्मोन का सिक्रीशन होता है। और इंसुलिन का किससे होता है? बीटा से होता है। तो अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। वेसोप्रेसिन रिलेटेड विथ, वेसोप्रेसिन का संबंध होता है। वेसोप्रेसिन हार्मोन्स का संबंध किससे होता है? मूत्र की सांद्रता से होता है। वेसोप्रेसिन हार्मोन्स अभी हम लोगों ने पढ़ा। वेसोप्रेसिन हार्मोन एडीएस हार्मोन जो होता है, यह इसकी कमी से क्या होता है? मूत्र बहुत ज़्यादा बाहर निकलता है, जिससे हम क्या कहते हैं? डायूरेसिस रोग कहते हैं, जिसको उदंग में डायबिट्स इंसिपिडस रोग भी कहते हैं। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। कैल्शियम स्तर का नियंत्रण करने वाला हार्मोन्स होता है। कैल्शियम के स्तर को कौन सा हार्मोन्स नियंत्रित करता है? तो कैल्शियम के स्तर को पैराथार्मोन्स हार्मोन नियंत्रित करता है। पैराथार्मोन्स हार्मोन जो है कैल्शियम के स्तर को
कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करने वाला हार्मोन्स पैराथार्मोन्स हार्मोन्स होता है। अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। स्तनियों में अंडोत्सर्ग होता है। स्तनियों में जो है अंडोत्सर्ग कब होता है? FSH एंड LH के द्वारा। FSH और LH हार्मोन्स के द्वारा। ओवुलेशन इन मैमल काज बाई किसके द्वारा होता है? FSH और LH हार्मोन्स के द्वारा होता है। ये हार्मोन्स जो होता है पिट्यूटरी ग्रंथ के एडिनो हाइपोफाइसिस से स्रावित फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स FSH और LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स के द्वारा स्तनियों में अंडोत्सर्ग को प्रेरित करता है। अंडोत्सर्ग को प्रेरित करता है। देखिए अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। प्रारंभिक अवस्था में STH का कम उत्पादन पैदा करता है। देखिए प्रारंभिक अवस्था में STH हार्मोन जो होता है सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन्स जो होता है यह क्या काम करता है? यह जो है बौनापन, देखिए बौनापन उत्पन्न करता है। कब? इसकी कमी से, कम उत्पादन से। STH हार्मोन से कम उत्पादन होगा। प्रारंभिक अवस्था में जब बच्चा ग्रो कर रहा हो, डेवलप कर रहा हो, ग्रोथ कर रहा है तो उसमें STH हार्मोन्स की कमी हो जाती है तो बौनापन रोग हो जाता है। यदि इस हार्मोन्स की अधिकता हो जाए इस हार्मोन्स की अधिकता हो जाए तो क्या कर यह हड्डियों को प्रभावित करता है। जब ये बच्चा ग्रोथ करता रहता है तो सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन जो है हड्डियों के वृद्धि को नियंत्रित करता है। अगर इसकी अधिकता है तो हड्डियों की वृद्धि की ग्रोथ होगी, या कम है तो वह बौना हो जाता है, या अधिक हार्मोन्स हो गया तो उसे एक्रोमेगैली विकार कहते हैं, या भीम कायता या एक्रोमेगैली रोग या भीम कायता। मतलब जब वो अधिक लंबाई का हो जाए तो एक्रोमेगैली या भीम कायता कहते हैं। तो इसकी कमी से बौनापन, इसकी अधिकता से एक्रोमेगैली गिग्नेंटिस भीम कायता आ जाता है। अगले क्वेश्चन की बात और हम लोग चलते हैं। एपीकल्चर क्या है? एपीकल्चर में क्या किया जाता है भैया? एपीकल्चर में जो है मधुमक्खी का पालन, कल्चर ऑफ बीज, कल्चर ऑफ मधुमक्खी का पालन बराबर। एपीकल्चर में मधुमक्खी का पालन किया जाता है। और प्राण कल्चर में क्या किया जाता है? झींगा मछली का पालन किया जाता है। एक्वाकल्चर में जलीय जंतुओं का पालन। लाख कल्चर में लाख कीट का पालन किया जाता है। एपीकल्चर में जैसे अभी हम लोगों ने बात किया मधुमक्खी पालन द्वारा शहद प्राप्त होता है। एपीकल्चर द्वारा मधुमक्खी पालन, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन, लाख कल्चर लाख कीट, एक्वाकल्चर जलीय जंतु जलीय जंतुओं का पालन, प्रॉन कल्चर झींगा मछली का पालन तो नाम से ही संबंधित है। श्वसन भाग एक से कम नहीं होता है। किसका? श्वसन भाग एक से कम नहीं होता है। आप जानते हैं श्वसन भाग प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट का होता है। तो कार्बोहाइड्रेट का श्वसन भागफल एक से कम नहीं होता है, कार्बोहाइड्रेट का सबसे अधिक होता है। देखिए सबसे कम किसका होता है? वसा का होता है। सबसे अधिक भागफल किसका होता है? श्वसन भागफल किसका होता है? RQ किसका होता है? सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट का होता है। प्रोटीन का और वसा का सबसे कम होता है। और प्रोटीन का श्वसन भागफल जो होता है 0.8 होता है, वसा का 0.7 होता है और कार्बोहाइड्रेट का 1 होता है। भोज्य पदार्थ समान, देखिए सामान्य भोजन में श्वसन भागफल होता है 0.85 होता है। सामान्य अगर कहा जाए आपसे भोजन का श्वसन भागफल क्या होता है, सामान्य नॉर्मल जो होता है 0.85 होता है भागफल, श्वसन भागफल RQ का मान होता है। तो रिस्पायरेटरी क्वांटिएंट का मान जो होता है कार्बोहाइड्रेट का 1 से कम नहीं होता है, प्रोटीन का 8 होता है 0.8 होता है, वसा का सबसे कम होता है 0.7 होता है। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। एक स्वस्थ मनुष्य में वायु के लिए फेफड़ों की क्षमता होती है लगभग स्वच्छ मनुष्य में वायु के लिए फेफड़ों की क्षमता होती है लगभग स्वच्छ मनुष्य में वायु के लिए फेफड़ों की क्षमता लगभग कितनी होती है? 6000 ml होती है। कितनी होती है? 6000 ml होती है। पूरी क्षमता जो फेफड़े की होती है वो 6000 ml होती है। वास्तविक रूप से देखा जाए तो 5800 ml से लेकर 6000 तक होती है, 6000 ml होती है। लेकिन दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो आपका यहाँ 5800 से लेकर 6000 तक हो सकता है। तो 6000 आप मान के चलिए, या 5800 ml जो उसकी पूरी क्षमता होती है, वास्तविक क्षमता होती है फेफड़े की हवा भरने की, वायु के लिए फेफड़ों की क्षमता जो होती है वह पूरी क्षमता जो होती है 6000 होती है। 5800 ml से लेकर 6000 ml तक होती है। अब अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद कौन सा होता है? ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद जो होता है पायरुविक अम्ल होता है। कौन सा होता है? पायरुविक एसिड होता है। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। ग्लाइकोलिसिस इसी में देख लें। ग्लाइकोलिसिस क्या होता है? कोशिका द्रव्य में होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। देखिए इसमें क्या होता है, इस प्रक्रिया में क्या होता है,
ग्लूकोज जो होता है किसमें बदल जाता है, 2 या 3 कार्बन वाला पायरुविक अम्ल में बदल जाता है। क्या किसमें, पायरुविक अम्ल में बदल जाता है। ठीक है, इसके बाद 2 पायरुविक अम्ल में बदल जाता है। अब अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। दमा श्वसन संबंधी एक रोग है, उत्पन्न होता है। श्वसन संबंधी जो रोग उत्पन्न होता है दमा जिसे कहते हैं, यह रोग किसके द्वारा उत्पन्न होता है, ब्रोंकियल पेशियों में स्पॉन्ज। तो क्या होता है, स्पाज्म इन ब्रोंकियल मसल्स, ब्रोंकियल मसल्स में स्पॉन्ज आ जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, दमा। दमा संबंधी रोग को ब्रोंकियल पेशियों में स्पाज के द्वारा दमा रोग होता है। दमा में कुछ इंजेक्शन जैसे आइसोप्रिनाइसिन सल्फेट या आइसोप्रियासिन सल्फेट और एड्रेनालिन का इंजेक्शन दिया जाता है। एड्रेनालिन का इंजेक्शन, हार्मोन्स का इंजेक्शन दिया जाता है। शरीर की सबसे छोटी रुधिर वाहिनी है। शरीर की सबसे छोटी या पतली रुधिर वाहिनी कैपिलरी होती है। क्या होती है, कैपिलरी होती है। हम हिंदी में क्या कहते हैं, केशिका कहते हैं। यह बहुत महीन होती है, महीन होती है। इसकी मोटाई केवल एक कोशिका की होती है, एक कोश की परत की होती है। एक कोश की परत की कैपिलरी की मोटाई होती है। इन कैपिलरियों की भित्ति जो होती है पानी, छोटे अणुओं, घुलित खाद्य पदार्थों, अवशिष्ट पदार्थों, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन के लिए पारगम्य होती हैं। ये जो कैपिलरी होती है इसकी भित्ति सब के लिए क्या होती है, पारगम्य होती हैं। खाद्य पदार्थों, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन के लिए सबके लिए क्या होती है, पारगम्य होती है, जिससे आदान प्रदान की क्रिया हमारे कोशिकाओं और रुधिर के बीच होता है। तो रुधिर के मध्य जो है, कोशिकाओं के मध्य जो आदान प्रदान की क्रिया होती है, से रुधिर के द्वारा हमारे लिए आवश्यक पदार्थों का परिसंचरण होता है और कोशिकाएं फेफड़ों में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान करती हैं, जिसे फेफड़े के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का आदान प्रदान भी होता है। कि अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। मनुष्य के रुधिर में प्रति घन मिलीमीटर रुधिर प्लेटलेट की मात्रा होती है। या रुधिर प्लेटलेट जो पाया जाता है, रुधिर में प्लेटलेट की संख्या होती है प्रति घन मिलीमीटर में। रुधिर में कितने होते हैं, प्रति घन मिलीमीटर में इनकी संख्या जो होती है 2 लाख से 4 लाख होती है। इनका आकार जो होता है, इनका आकार अनिश्चित होता है। प्लेटलेट का आकार अनिश्चित होता है। इनका व्यास जो होता है 2 से 4 माइक्रोन होता है। इसमें केंद्रक अनुपस्थित होता है। प्लेटलेट में केंद्रक नहीं, प्लेटलेट की जो कोशिकाएं होती हैं इनमें केंद्रक अनुपस्थित होता है। अस्थि मज्जा से निर्मित होती हैं। प्लेटलेट कहाँ से बनती हैं, अस्थि मज्जा से बनती हैं। इनका जीवन काल जो होता है 7 से 10 दिन का होता है। वास्तव में प्लेटलेट की संख्या जो है 15 जो है, प्लेटलेट की संख्या जो होती है 1,50,000 से लेकर 4,50,000 तक होती है। 4,50,000 तक होती है। 4,50,000 से अधिक संख्या प्लेटलेट की आम्बोसाइटेसिस या तथा 1,50,000 से कम आम्बोसाइटोपेनिया कहते हैं। जब 4,50,000 से प्लेटलेट की संख्या अधिक हो जाए तो उसे आम्बोसाइटेसिस कहते हैं। मतलब प्लेटलेट की संख्या बढ़ जाना, साइटेसिस, आम्बोसाइटोपेनिया, पेनिया आ गया तो मतलब कमी हो गई। मतलब जब 1,50,000 से कम हो जाए तो आम्बोसाइटोपेनिया कहते हैं। अब प्लेटलेट का कार्य तो आप जानते हैं। प्लेटलेट की जो क्या काम होता है, ब्लड में क्या काम होता है, रुधिर का क्या काम होता है, रुधिर का थक्का बनाना, रक्त स्राव जिससे रुक जाता है। जैसे हमारे कहीं कट फट जाता है तो रक्त स्राव क्या होता है, प्लेटलेट के द्वारा ही क्या हुआ, थक्के बनाए जाते हैं। और क्या करता है प्लेटलेट, जीवाणु और धूल आकर से क्या करता है, सुरक्षित करता है। जैसे हमारे कहीं कट फट गया तो प्लेटलेट उसके ऊपर कवर बना लेता है, जिससे जीवाणु और धूल के कर से वो सुरक्षा प्रदान करता है। अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन विखंडन वक्र होता है, कैसे होता है, सिग्मॉइड होता है। हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन विखंडन वक्र कैसे होता है, सिग्मॉइड होता है। कैसा होता है, सिग्मॉइड। देखिए रुधिर वर्ग AB में होता है, कोई एंटीबॉडी नहीं होती है। रुधिर वर्ग AB में कोई एंटीबॉडी नहीं होती है। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। रुधिर वाहिनियों में रुधिर का थक्का जमना रुका रहता है हिपैरिन द्वारा। रुधिर वाहिनियों में रुधिर का थक्का क्यों नहीं जमता है, हिपैरिन द्वारा नहीं जमता है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। मनुष्य के वृक्क में निस्यंदन दाब होता है लगभग। मनुष्य के वृक्क में जो है निस्यंदन दाब जो होता है, निस्यंदन फिल्ट्रेशन प्रेशर इज ह्यूमन किडनी इज अबाउट। फिल्ट्रेशन प्रेशर जो ह्यूमन के किडनी में होता है वह 15 mmHg और 15 mmHg होता है। जो निस्यंदन प्रेशर होता है, फिल्ट्रेशन प्रेशर होता है, वह 15 mmHg होता है। वृक्क में निस्यंदन दाब GHP से दर्शाते हैं। निस्यंदन दाब को किससे दर्शाते हैं, GHP से दर्शाते हैं। इसलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यकृत में यूरिया का संश्लेषण होता है। यकृत में जो यूरिया बनता है किस चक्र में बनता है, ऑर्निथिन चक्र द्वारा। ऑर्निथिन चक्र होता है कि हाँ लीवर में पाया जाता है यह चक्र, और इसके द्वारा क्या बनता है, यूरिया का फॉर्मेशन होता है।
वयस्क सशक के वृत्त होते हैं। जब वो सशक वयस्क हो जाता है, सशक मतलब जो किडनी होता है एडल्ट रैबिट का किडनी किस प्रकार का होता है? एडल्ट रैबिट का किडनी मेटानेफ्रोसिस होता है। नेफ्रोस होता है, मेटानेफ्रोस होता है। तो एडल्ट जो है रैबिट होता है मेटानेफ्रोस होता है। किडनी उसकी कैसे होती है? मेटानेफ्रोस किडनी जो है रेप्टाइल्स और चिड़ियों में भी पाया जाता है। मेटानेफ्रिक किडनी जो होता है रेप्टाइल्स और चिड़ियों में भी पाए जाते हैं। अब हम जो 3 प्रकार के होते हैं, तीनों प्रकार के वृक्क की स्ट्रक्चर जो होते हैं किन में पाया जाता है, हम लोग एक बार देख लेते हैं। प्रोनेफ्रिक वृक्क कहाँ किस में पाया जाता है? प्रोनेफ्रिक हैग फिश में पाया जाता है। हैग जिसे मिक्सिन कहते हैं, हैग फिश में पाया जाता है। टैडपोल में पाया जाता है। प्रोनेफ्रिक टैडपोल लार्वा में प्रोनेफ्रिक किडनी होता है। मीजोनेफ्रिक वृक्क किस में पाया जाता है? मछली और उभयचर में मीजोनेफ्रिक किडनी पाया जाता है। और मेटानेफ्रिक किडनी किस में होता है? एमनियोट्स रेप्टाइल्स चिड़िया और स्तनधारियों। मेटानेफ्रिक एमनियोट्स रेप्टाइल्स चिड़ियों आदि में पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। मार्फोजेनेसिस स्टार्ट इन विथ। मार्फोजेनेसिस प्रारंभ होती है किसके द्वारा? ग्लैस्टुलेशन से। मार्फोजेनेसिस कहाँ से प्रारंभ होती है? ग्लैस्टुलेशन से प्रारंभ होती है। अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। हेयरिंग इज कंट्रोल बाय। सुनने का नियंत्रण होता है। सुनने का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? सुनने का नियंत्रण जो होता है टेम्पोरल लोब के द्वारा होता है। टेम्पोरल पालियों के द्वारा होता है। कान में जो टेम्पोरल पाली पाई जाती है, सुनने का नियंत्रण उसके द्वारा होता है। कि सेरिबेलम का क्या होता है? शरीर का संतुलन बनाना, शरीर का संतुलन बनाए रखना, शरीर में ऐच्छिक पेशियों का संकुचन पर नियंत्रण रखना, आंतरिक कान के संतुलन भाग में संवेदना ग्रहण करना। तो सेरिबेलम जो होता है यह इसका मुख्य कार्य संतुलन बनाना, ऐच्छिक पेशियों के संकुचन का नियंत्रण करना और अनैच्छिक पेशियों का संकुचन का नियंत्रण करना। आंतरिक कान के संतुलन भाग में, आंतरिक कान जो होता है हमारे आंतरिक कान के संतुलन भाग में संवेदनाओं को ग्रहण करना। संतुलन का कार्य करता कान में जो संवेदनाएं होती हैं उसको प्राप्त करना। हाइपोथैलेमस क्या है? हाइपोथैलेमस जो है अंतःस्रावी ग्रंथ। हाइपोथैलेमस जो होता है यह अंतःस्रावी ग्रंथों से स्रावित होने वाला हार्मोन्स होता है। जो हार्मोन है जो एक हार्मोन को मतलब हार्मोन्स को नियंत्रित करता है। यह हार्मोन्स को नियंत्रित करता है। हाइपोथैलेमस जो होता है यह पोस्टीरियर पिट्यूटरी से स्रावित होने वाला हार्मोन्स है जो भूख, प्यास, ताप नियंत्रण, प्यार, घृणा आदि का केंद्र होता है। हाइपोथैलेमस भूख, प्यास, ताप नियंत्रण का केंद्र होता है तथा वसा व कार्बोहाइड्रेट के उपापचय में भी नियंत्रण करता है। अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। एंजाइम का नॉन प्रोटीन भाग कहलाता है। नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ द एंजाइम इज। नॉन प्रोटीन पार्ट कौन होता है? तो एंजाइम का नॉन प्रोटीन पार्ट जो होता है प्रोस्थेटिक समूह। देखिए प्रोस्थेटिक समूह होता है। प्रोस्थेटिक ग्रुप जो होता है एंजाइम्स का उसे क्या कहते हैं? नॉन प्रोटीन पार्ट कहते हैं। एंजाइम का नॉन प्रोटीन भाग प्रोस्थेटिक समूह कहलाता है। होलो एंजाइम क्या है? होलो एंजाइम को एपो एंजाइम प्लस प्रोस्थेटिक एंजाइम कहते हैं। देखिए एपो एंजाइम में प्रोटीन पाया जाता है। प्रोस्थेटिक समूह में जो है एंजाइम नॉन प्रोटीन होते हैं। कैसे हैं? नॉन प्रोटीन होते हैं दोनों प्रकार के, एपो एंजाइम और प्रोस्थेटिक समूह प्रोटीन नहीं पाए जाते और एपो एंजाइम में प्रोटीन मतलब प्रोटीन एपो एंजाइम और प्रोस्थेटिक समूह से होलो एंजाइम बने होते हैं। एंजाइम का फॉर्मेशन जो होता है एपो एंजाइम और प्रोस्थेटिक समूह से बने होते हैं। अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। केवल एक ही अंडाशय उपस्थित होता है किसमें? पक्षियों में केवल एक ही अंडाशय पक्षियों में उपस्थित होता है। ये वह चिड़ियों के बाएं तरफ स्थित होता है। देखिए पक्षियों में जो होता है दाहिने नहीं दाएं तरफ नहीं होता है। जैसे स्तनियों में क्या होता है दाएं बाएं दोनों होता है, लेकिन पक्षियों में क्या होता है दाहिने तरफ हो उनमें एक जो है अंडाशय पाया जाता है। शरीर के भार को कम करने में सहायक होता है जिससे उड़ने में सहायता मिलती है। यह क्या करता है? यह शरीर के भार को कम करने में सहायता करता है। जो अंडाशय होता है शरीर के भार को कम करने में सहायक है जिससे उड़ने में सहायता मिलती है। अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? बायोल्यूमिनेंस एक्सहिबिट बाय। बायोल्यूमिनेंस किसके द्वारा प्रदर्शित होता है? तो बायोल्यूमिनेंस जो होता है सीरेटियम द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। सीरेटियम प्रोटोजोआ संघ का जंतु है जो बायोल्यूमिनेंस का सिक्रीशन करता है। बायोल्यूमिनेंस को प्रदर्शित करता है जो प्रकाश उत्पन्न करता है। तो सीरेटियन के द्वारा होता है जो प्रोटोजोवंस है। बायोल्यूमिनेंस सीरेटियन के द्वारा होता है जो प्रोटोजोवंस जंतु है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। मकड़ियाँ तथा बिच्छू, मकड़ियाँ स्पाइडर एंड स्कॉर्पियन आर इंक्लूड इन क्लास। मकड़ियाँ और बिच्छू किस वर्ग में हैं? तो अरेक्निडा में है।
मकड़ियाँ तथा बिच्छू अरेक्निडा में सम्मिलित किए गए हैं। इस वर्ग में मकड़ियाँ बिच्छू के साथ साथ माइट्स और टिक्स भी आते हैं। सी हॉर्स इज ए, समुद्री घोड़ा है एक, क्या है? समुद्री घोड़ा एक मछली है। समुद्री घोड़ा क्या होता है? एक मछली होता है। इसका सामान्य नाम क्या कहते हैं? हिप्पोकैम्पस कहते हैं। इसके सिर घोड़े के मुख के समान होता है। इसका सिर कैसे होता है? घोड़े के मुख के समान होता है। यह मछली जो है जल में सीधे तैरती है। इसका शरीर 2 छोटी छोटी हड्डियों या प्लेटों से ढका होता है, जिसे अस्थिप्लेट कहते हैं। समुद्री घोड़े की विशेषता यह है कि इसमें क्या होता है? बच्चे नर पैदा करते हैं, ना कि मादा। समुद्री घोड़े की मेन विशेषता है कि इसमें नर जो होता है बच्चे पैदा करता है। नर जो है इसमें बच्चे पैदा करता है, ना कि मादा। नर मछली में एक थैलेनुमा संरचना होती है, जिसमें वह मादा मछली निषेचन के पश्चात अंडा को नर थैली में डाल देती है। निषेचन क्रिया होने के बाद क्या होता है? मादा जो है निषेचन क्रिया होने के बाद जो अंडा होता है, मादा जो है मछली या निषेचन के पश्चात अंडों को मछली किसमें? नर के थैली में डाल देती है, और वहीं पर क्या होता है? डेवलपमेंट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लिम्बलेस एम्फीबियंस? मतलब निम्न में से कौन सा पाद रहित उभयचर है? पाद रहित इक्थियोफिस। इक्थियोफिस में पैर नहीं होते हैं। इक्थियोफिस पाद रहित उभयचर है। इक्थियोफिस संघ कार्डेटा का जंतु है। यह दक्षिणी फिलीपींस और दक्षिणी पूर्व एशिया में पाया जाता है। यह कार्डेटा संघ का जंतु है इक्थियोफिस। यह कहाँ पाया जाता है? दक्षिणी फिलीपींस और दक्षिणी पूर्व एशिया में पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। समुदाय पारिस्थितिकी अध्ययन है। समुदाय पारिस्थितिकी अध्ययन है वातावरण के संबंध में समुदाय का। जब वातावरण से समुदाय जुड़ा है उस अध्ययन को हम क्या कहते हैं? समुदाय पारिस्थितिकी, सिंकोलॉजी। समुदाय पारिस्थितिकी अध्ययन समुदाय और वातावरण को मिलाकर हम क्या कहते हैं? सिंकोलॉजी कहते हैं। समुदाय पारिस्थितिकी का अध्ययन सिंकोलॉजी में किया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। क्वेश्चन में थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। समुदाय का क्या हो गया? समुदाय पारिस्थितिकी सिंकोलॉजी को बोलते हैं। अगर हम बोला जाए तो पॉपुलेशन इकोलॉजी किसे का? आबादी परिस्थिति कहते हैं, पॉपुलेशन इकोलॉजी। कम्युनिटी इकोलॉजी बोला जाए तो समुदाय पारिस्थितिकी बोलेंगे। पारिस्थितिकी तंत्र पारिस्थितिकी, इकोसिस्टम इकोलॉजी, पारिस्थितिकी तंत्र पारिस्थितिकी बोलते हैं, इकोसिस्टम इकोलॉजी या इकोसिस्टमोलॉजी। पारिस्थितिकी तंत्र पारिस्थितिकी, इकोसिस्टमोलॉजी या इकोसिस्टम इकोलॉजी बोलते हैं। अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। वातावरण के साथ जंतुओं के संबंध के अध्ययन को कहा जाता है। जब वातावरण और जंतुओं के बीच जो संबंध होता है उसके अध्ययन को क्या कहते हैं? स्वपारिस्थितिकी, ऑटो इकोलॉजी के अंतर्गत एक व्यक्तिगत पौधे अथवा जंतु का व्यक्तिगत जात या वातावरण के जात, देखिए व्यक्तिगत वातावरण से उसके संबंधों का प्रभाव का अध्ययन क्या कहलाता है? स्वपारिस्थितिकी कहलाता है। जब किसी व्यक्ति पौधा या जंतु हो उससे वातावरण से उससे संबंधित अध्ययन किया जाए तो ऑटो इकोलॉजी कहलाते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? ऑटो इकोलॉजी कहते हैं। अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। संख्या का पिरामिड उल्टा होता है। संख्या का पिरामिड कहाँ उल्टा होता है? गन्ने के पारिस्थितिक तंत्र के मामले में, मतलब पौधे पर संख्या का पिरामिड अगर देखा जाए गन्ने के पारिस्थितिक मामले में, तो गन्ने के पारिस्थितिक शुगर कैन इकोसिस्टम में गन्ने के पारिस्थितिक तंत्र में संख्या का पिरामिड उल्टा होता है। जो संख्या का पिरामिड सीधे तथा उल्टे दोनों होते हैं। संख्या का पिरामिड जैसे घास का, फसल का आप बनाएंगे तो सीधा बनेगा, लेकिन किसी पेड़ का बनाएंगे तो वहाँ क्या बिल्कुल उल्टा बनेगा। पेड़ का पिरामिड, किसी एक पेड़ का पिरामिड बनाएंगे तो वहाँ जिस संख्या का पिरामिड क्या होगा? जिस संख्या किसी पेड़ पर बनाएंगे, इस पेड़ पर जिस संख्या का पिरामिड बनाएंगे तो वह बिल्कुल उल्टा होगा। जीव भार का पिरामिड क्या होता है? देखिए जीव भार का पिरामिड भी सीधे उल्टे दोनों प्रकार के होते हैं। देखिए वन और घास, जब हम वन और घास की परिस्थिति में पिरामिड देखते हैं तो क्या बनेगा? वो उपरोक्त उनके भार के आधार पर वो सीधा बनता है। लेकिन हम तालाब के पारिस्थितिक तंत्र देखें भार के आधार पर तो वहाँ उल्टा बनेगा। ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा बनता है। तो तीनों हम लोग दिए, जीव भार पिरामिड, जीव संख्या पिरामिड और ऊर्जा की पिरामिड हम लोग देख लिए। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। यूट्रोफिकेशन संदर्भित करता है। यूट्रोफिकेशन रिफर करता है, क्या रिफर करता है? वो यूट्रोफिकेशन क्या रिफर करता है? यूट्रोफिकेशन जो है एक जलीय पारितंत्र में उच्च उत्पादन से यूट्रोफिकेशन कहते हैं। कोई जलीय पारितंत्र है, जब वहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में उत्पादन की संख्या बढ़ जाए तो उसी को हम क्या कहते हैं? यूट्रोफिकेशन कहते हैं।
होता है इसमें, क्योंकि जैसे किसी जल में वर्ज्य पदार्थ फास्फेट नाइट्रेट आदि बहुत ज़्यादा मात्रा में हो गए, तो उसमें क्या होता है, फास्फेट और नाइट्रेट क्या करते हैं, पौधों की बहुत तेज़ी से ग्रोथ कराते हैं। तो जब उनकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो इसी को हम न्यूट्रोफिकेशन कहते हैं। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं, तो एलोपैट्रिक स्पेसिएशन होता है। एलोपैट्रिक स्पेसिएशन इज ड्यू टू, एलोपैट्रिक स्पेसिएशन किसके द्वारा होता है? एलोपैट्रिक स्पेसिएशन भौगोलिक पृथक्करण के कारण, जियोग्राफिकल आइसोलेशन के द्वारा होता है। एलोपैट्रिक स्पेसिएशन जो होता है भौगोलिक पृथक्करण के द्वारा होता है। भौगोलिक पृथक्करण के द्वारा एलोपैट्रिक स्पेसिएशन होता है। एलोपैट्रिक स्पेसिएशन क्या है? एलोपैट्रिक स्पेसिएशन क्या है? यह भौगोलिक पृथक्करण, एलोपैट्रिक स्पेसिएशन क्या है? भौगोलिक पृथक्करण के द्वारा एवं जननिक पृथक्करण की अंतःक्रिया के कारण स्पेसिएशन हो। तो जियोग्राफिकल आइसोलेशन एंड रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन जब होता है इसी को एलोपैट्रिक स्पेसिएशन कहते हैं। देखिए, जियोग्राफिकल आइसोलेशन हो जाए या रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हो जाए तो इसी को एलोपैट्रिक स्पेसिएशन कहते हैं। एलोपैट्रिक में दो कंडीशन बनती है, या तो जियोग्राफिकल होगा या तो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन होगा। तो इस प्रकार से स्पेसिएशन की कंडीशन को हम क्या कहते हैं? एलोपैट्रिक स्पेसिएशन कहते हैं। इसमें क्या होता है, देखिए भौगोलिक वातावरण क्या है, जैसे कहीं पर जीव जंतु रह रहे हैं, अगर वहाँ पे भौगोलिक चेंज हो जाए, कुछ दूर पे कोई किसी प्रकार का एटमॉस्फेयर हो, कुछ दूर पे किसी प्रकार का हो, तो सभी एक भौगोलिक चेंज हो जाता है। दशाओं के अनुरूप वो क्या होते हैं, धीरे धीरे भौगोलिक चेंज के दशाओं के अनुसार वो अनुकूलित हो जाते हैं, जिसमें इन आबादियों के जीन पूल धीरे धीरे एक दूसरे अलग अलग स्पीशीज में चेंज हो जाते हैं। इसी को क्या कहते हैं? जियोग्राफिकल आइसोलेशन कहते हैं। इसी को एलोपैट्रिक स्पेसिएशन कहते हैं, भौगोलिक जात उद्भव कहते हैं। देखिए, हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कशेरुकी नेत्र का लेंस, जो कशेरुकी होते हैं वर्टिब्रेट होते हैं, उनके आई का लेंस जो होता है किससे डेवलप होता है? लेंस या मूर्ति पटल विकसित होते हैं। जो मूर्ति पटल होता है, रेटिना जो होता है, और आई का जो लेंस होता है वह किससे डेवलप होता है? कशेरुकी नेत्र का लेंस और मूर्ति पटल, मतलब जिसे हम रेटिना कहते हैं, लेंस और रेटिना जो है वर्टिब्रेट में किससे डेवलप होता है? तो आपको बताएंगे केवल एक्टोडर्म से। ये केवल एक्टोडर्म से डेवलप होते हैं। अभी हम लोग जानते हैं कि 3 लेयर होती है किसमें? कशेरुक में जब डेवलपमेंट होता है तो भ्रूण का, तो उसमें 3 लेयर बनती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। उनसे अलग अलग अंगों का निर्माण होता है। जैसे हम लोग देख सकते हैं एक्टोडर्म से कौन कौन से अंग बनते हैं? एपिडर्मिस बनती है, हाँ कुटेनियस ग्रंथि बनती है, कुटेनियस तंत्रिका तंत्र बनती है, बाल हमारे, इनेमल दांत हमारे एपिडर्मिस से बनते हैं। आंतरिक कान के आंतरिक भाग भी हमारा एपिडर्मिस से बनता है। आँख का कंजक्टिवा, लेंस, कॉर्निया, रेटिना, आइरिस, सिलिटरी बॉडी, ये सब एपिडर्मिस से बनते हैं। अगर हम मेसोडर्म मध्य की बात करें, मध्य की लेयर से बात करें तो डर्मिस बनता है। सीलोम और जनद जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं ये बनते हैं। और तिल्ली स्प्लीन, जो प्लीहा जिसे हम कहते हैं, प्लीहा स्प्लीन जो बनती है वो भी क्या होती है? मेसोडर्म से बनती है। और नोटोकार्ड जो होता है हमारा मेसोडर्म से बनता है। डेंटाइन जो होता है यह मेसोडर्म से बनता है। हृदय, देखिए हृदय, ब्रिक, यूरेटर, आँख, स्क्लेरा, आँख की स्क्लेरा और कोलोराइड, आँख की स्क्लेरा और कोलोराइड जो होता है यह मेसोडर्म में बनते हैं। हृदय, ब्रिक, यूरेटर, ब्रिक भी और यूरेटर, आँख की स्क्लेरा और कोलोराइड, आँख की स्क्लेरा और कोलोराइड। आँख में देखिए लेंस, कंजक्टिवा, कॉर्निया, रेटिना, आइरिस, ये सब एपिडर्मिस से बनते हैं। लेकिन आँख में स्क्लेरा और कोराइड जो होते हैं मेसोडर्म से बनते हैं। अब हम लोग आते हैं एंडोडर्म्स। एंडोडर्म्स में गट, हमारी जो आँत की गट होती है, पाचन ग्रंथ होती हैं, ये सब। अग्नाशय जो होता है, अग्नाशय, पैनक्रियाज जो है, लंग्स है, फेफड़ा है, और ये एंडोडर्म से है, समझ लीजिए। मेसोडर्म से क्या है? हार्ट भी है आपका मेसोडर्म से, लेकिन यहाँ पे ब्रिक और यूरेटर मेसोडर्म से हैं। लेकिन फेफड़ा हुआ, श्वसन तंत्र हुए, मध्यकर्ण जो होता है या फिर एंडोडर्म से बना हुआ। यूरेथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा जो होता है, और यूरिनरी ब्लैडर, जो यूरिनरी ब्लैडर होती है, देखिए यूरिनरी ब्लैडर जो होती है, जो मूत्र की थैली होती है, वह किससे बने? एंडोडर्म से बना है। लेकिन यूरेटर किससे बना हुआ है? वह मेसोडर्म से बना है। यूरेटर किससे बना हुआ है? मेसोडर्म। फेफड़ा किससे बना है? एंडोडर्म से बना है। हार्ट किससे बना है? हार्ट और ब्रिक किससे बने हैं? मेसोडर्म से हैं। और एंडोडर्म से आंतरिक लेयर से क्या बना है? फेफड़ा बना है, श्वसन तंत्र बने हैं, अग्नाशय बना है, पाचन तंत्र बना है, गट। ठीक है, इस प्रकार से हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं।
स्तन ग्रंथियाँ रूपांतरित होती हैं। स्तन ग्रंथियाँ किसका रूपांतरण होती है? श्वेत ग्रंथियों की। स्तन ग्रंथियाँ किसका रूपांतरण है? श्वेत ग्रंथियों का रूपांतरण होता है। श्वेत ग्रंथियों का रूपांतरण होती हैं। ग्रंथियों को क्या कहते हैं? स्तन ग्रंथियों को एपोक्राइन ग्रंथि भी कहते हैं। जो श्वेत ग्रंथियों मेरोक्राइन ग्रंथि है। देखिए, श्वेत ग्रंथियों को हम क्या कहते हैं? मेरोक्राइन ग्रंथ कहते हैं, लेकिन स्तन ग्रंथियों को क्या कहते हैं? एपोक्राइन ग्रंथ कहते हैं। होलोक्राइन ग्रंथ क्या है? को सीबेसियस ग्रंथ कहते हैं। एपोक्राइन ग्रंथ को स्तन ग्रंथ। एपोक्राइन में कौन आता है? स्तन ग्रंथ आता है। मीरोक्राइन ग्रंथ कौन होते हैं? पैनक्रियाज। मीरोक्राइन ग्रंथ कौन हो? पैनक्रियाज आता है। पैनक्रियाज ग्रंथ होती है, लीवर होती है, श्वेत ग्रंथियाँ मीरोक्राइन में होती हैं। लार ग्रंथ इंटेस्टाइन, लार ग्रंथ जो होता है, देखिए मीरोक्राइन, देखिए 3 प्रकार की ग्रंथियाँ होती हैं, होलोक्राइन, एपोक्राइन, मीरोक्राइन। होलो में क्या आता है? सीबेसियस ग्रंथियाँ आती हैं। एपो में क्या आता है? स्तन ग्रंथ। एपोक्राइन ग्रंथ स्तन ग्रंथि आती है। मेरोक्राइन ग्रंथि होती हैं, जैसे पैनक्रियाज ग्रंथ, लीवर, श्वेत ग्रंथ, लार ग्रंथ, इंटेस्टाइन ग्रंथियाँ आदि। ये कैसी ग्रंथियाँ हैं? मीरोक्राइन ग्रंथि है। लचीली उपास्थ दिखाई देती है। लचीली उपास्थ जो होती हैं, लचीली उपास्थियाँ किसमें रहती हैं? स्तनधानियों कर्ण पल्लों में। स्तनधानियों के मैमल्स के पिन्नी में, मतलब स्तनियों के कर्ण पल्लों में जो होता है, लचीली उपास्थियाँ पाई जाती हैं। लचीली उपास्थियाँ पाई जाती हैं। अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। डार्विन के सिद्धांत में अधिक युक्त है। देखिए, डार्विन के सिद्धांत में जो है मोस्ट कन्विंसिंग इन डार्विन थ्योरी, तो डार्विन के सिद्धांत में अधिक युक्त है, मतलब इसमें क्या है? तो जातियों का निर्माण। डार्विन की थ्योरी में जो है, डार्विन के सिद्धांत में अधिक युक्त जातियों के निर्माण से है। मतलब अधिक युक्त क्या है? जातियों के निर्माण से है। इस सिद्धांत के द्वारा उन्होंने जातियों के विकास के बारे में अपने विचार दिए हैं। मतलब उन्होंने क्या कहा? जातियों के कैसे जैसे विकास हुआ है, या जातियों के जो है जातियों का विकास कैसे हुआ, उस पर उन्होंने अपना विचार दिया। किसने? डार्विन ने। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। संरचनाओं का कौन सा निम्नलिखित सेट मानव शरीर के लिए सभी अवशेषी रचनाओं को प्रदर्शित करता है? देखिए, कशेरुकाओं में कुछ कशेरुकाएँ जैसे वर्मीफ्राम अपेंडिक्स, कर्णपल्लों की पेशियाँ, आँख का निक्टेटिंग मेम्ब्रेन, अग्रदाढ़, पुरुष की स्तन ग्रंथियाँ, शरीर पर बाल, आज सभी मानव के शरीर के अवशेषी संरचनाओं को प्रदर्शित करता है। आज सभी शरीर के अवशेषी संरचनाओं को प्रदर्शित करता है। जैसे क्या हम लोगों ने पूछ कशेरुक, वर्मीफ्राम अपेंडिक्स, कर्णपल्लों की पेशियाँ, आँखों का निक्टेटिंग मेम्ब्रेन, अग्रदाढ़, पुरुष की स्तन ग्रंथियाँ, ये भी अवशेषी हैं। शरीर पर बाल, ये सभी अवशेषित मानव के शरीर पे सभी क्या है? अवशेषित संरचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। सरीसृप तथा पक्षियों की संयोजक कड़ी कौन सी है? सरीसृप तथा पक्षियों के बीच संयोजक कड़ी आर्कियोप्टेरिक्स है। अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। विच ऑफ दिस एनालॉगस ऑर्गन्स क्या होते हैं? ऑर्गन्स को समरूपता या सादृश्यता कहते हैं। समजात अंगों के विपरीत ऐसे अंग हैं जो बहुत भिन्न हैं। ये क्या होते हैं? दिखाई तो सामान्य देते हैं। देखिए, देखने में समान दिखाई देते, जिनका कार्य समान होता है, लेकिन इनकी जो है भ्रूणी उत्पत्ति जो होती है, विकास जो होता है, इनमें डिफरेंस होता है। जैसे इनमें पक्षियों और चमगादड़ों में बहुत भिन्न होता है, पक्षियों और चमगादड़ों में। तो अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। होमो इरेक्टस वैज्ञानिक नाम है। होमो इरेक्टस वैज्ञानिक नाम किसका है? होमो इरेक्टस किसे कहा? जावा एवं पैकिंग मानव का नाम होमो इरेक्टस कहा जाता है। जावा और पैकिंग मानव का नाम होमो इरेक्टस कहा जाता है। जावा मानव को होमो इरेक्टस, पैकिंग मानव को होमो इरेक्टस पेनिमेंसिस, पैकिंग मानव को, और जावा मानव को होमो इरेक्टस कहते हैं। मतलब जावा और पैकिंग मानव को होमो इरेक्टस दोनों को कहते हैं। होमो इरेक्टस दोनों को कहेंगे, लेकिन थोड़ा सा पैकिंग मानव में क्या जुड़ गया है? पैकीमेंसिस जुड़ गया है, और दोनों बराबर सेम है। तो होमो इरेक्टस दोनों को कहा जाता है, जावा और पैकिंग मानव को। अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। पिथेकैंथोपस जावा कप मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो इरेक्टस है। पिथेकैंथोपस जावा कप मानव का वैज्ञानिक नाम होमो इरेक्टस है। इसके बाद हम लोग होमो इरेक्टस जो होता है, होमो इरेक्टस यह प्लीस्टोसीन युग में आज से लगभग 5 से 15 लाख वर्ष पुराने मानव के जीवाश्म मिले हैं।
प्लेस्टोसीन युग में आज से 5 से 15 लाख पुराने वर्ष मानव के जीवाश्म मिले हैं। सबको इन सबको एक ही जात होमो इरेक्टस में रखा गया है। जो 5 से 15 लाख वर्ष पुराने मानव के जीवाश्म मिले हैं प्लेस्टोसीन युग में, उसमें क्या है, उनको सबको इरेक्टस में रखा गया, इरेक्टस में रखा गया। जावा मानव जिसमें है, इस प्रागैतिहासिक मानव का जीवांश पूरी जावा सोलो नदी के समीप मिला था। जावा मानव को सोलो नदी के समीप मिला, जिसका नाम पिथेकैंथ्रोपस इरेक्टस रखा गया है। पिथेकैंथ्रोपस इरेक्टस जावा मानव को रखा गया। पेकिंग मानव या प्रागैतिहासिक मानव के जीवांश चीन के पेकिंग नाम से प्राप्त हुआ है। पेकिंग मानव चीन के पेकिंग नामक स्पेस से प्राप्त हुआ था। सोलो नदी के जावा मानव कहाँ से प्राप्त हुआ था? सोलो नदी के पास से प्राप्त हुआ था। पेकिंग मानव चीन में पेकिंग नामक स्थान से प्राप्त हुआ था। एक कपि मानव जावा मानव से अधिक बुद्धिमान थे। पेकिंग मानव जो है कपि मानव जावा मानव से अधिक बुद्धिमान थे। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। प्राइमेट्स में सम्मिलित हैं। प्राइमेट्स में कौन सम्मिलित है? प्राइमेट्स में लोरिस, लीमर्स, टर्सियर्स, बंदर, कपि और वानर। लोरिस, लीमर्स, टर्सियल, बंदर, कपि और मानव प्राइमेट्स में सम्मिलित हैं। तो अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। होमो सेम्पियस प्रकट हुआ केवल, होमो सेम्पियस जो है 10,000 ईयर एगो पूर्व प्रसन्न हुआ। मतलब होमो सेम्पियस जो प्रकट हुए 10,000 वर्ष पहले आए, 1000 वर्ष पहले होमो सेम्पियस आए। और होमो इरेक्टस जावा और पेकिंग मानव कब आए? लगभग 15 लाख वर्ष पूर्व। 15 लाख वर्ष पूर्व। इसमें 10,000 वर्षों पूर्व कौन आया? होमो सेम्पियस आ गए, जो पूर्ण मानव के रूप में आ गए थे। होमो सेम्पियस को 10,000 पूर्व प्रकट हुआ था। इसे क्रोमैग्नान मानव को वर्तमान मानव का पूर्वज माना जाता है। होमो सेम्पियस 10,000 वर्षों पूर्व जो प्रकट हुए थे, एक क्रोमैग्नान मानव को वर्तमान मानव का पूर्वज माना जाता है। क्रोमैग्नान मानव को वर्तमान मानव का पूर्वज माना जाता है। इस समय अनेक लक्षण विकसित हुए। मानव पूरी तरह सीधा खड़ा हो गया और कैसेरिक दंड में चार स्थानों पे वक्रताएं आ गई। प्रामस्तिक, अनुमस्तिक ज़्यादा विकसित हो गए। ये ज़्यादा बोलने, मतलब प्रामस्तिक और अनुमस्तिक का विकास हुआ। बोलने और सोचने की क्षमता का अधिक विकास हुआ। कपाल गुहा का आयतन जो है 1450 सीसी हो गया। मतलब सोचने की क्षमता का अधिक विकास हुआ। और कपाल गुहा का आयतन जो है 1450 सीसी था। ये सभ्यता और कृषि, मानव समाज, धर्म आदि के महत्व देने लगे थे। तो कौन? क्रोमैग्नान मानव, जो 10,000 वर्ष पूर्व प्रकट हुआ था। शहद होता है। शहद क्या होता है? शहद थैली में संग्रहित लार युक्त पराग रस होता है। थैली में संग्रहित लार युक्त परागकण होता है। थैली में संग्रहित लार युक्त परागकण होता है। तो शहद क्या होता है? थैली में संग्रहित लार युक्त लार युक्त परागकण उसमें रहते हैं शहद में। तो इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात हम करते हैं। भारत का सबसे अधिक रेशम उत्पादक वाला राज्य है, कौन सा है? कर्नाटक। भारत का सबसे ज़्यादा रेशम उत्पादन करने वाला राज्य कर्नाटक है, जो भारत के कुल उत्पादन का 70% भाग कर्नाटक के द्वारा होता है। मतलब सबसे ज़्यादा जो कर्नाटक में रेशम उत्पन्न किया जाता है, सबसे ज़्यादा कर्नाटक में होता है, जो भारत के कुल उत्पादन का 70% भाग कर्नाटक द्वारा किया जाता है। किसका उत्पादन किया जाता है 70% भारत में कुल उत्पादन का? कर्नाटक में रेशम का। अब अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। कौन सा रोग लिंग संलग्न रोग है? तो वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस लिंग संलग्न रोग है। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। मंगोलाइड स्थित संबंधित होता है। मंगोलाइड जो होते हैं ट्राइसोमी होते हैं। कैसे होते हैं? ट्राइसोमी होते हैं। इसमें जो होता है 21वीं जोड़ी के गुणसूत्र 2 के बजाय 3 हो जाते हैं। 21वीं जोड़ी में 2 के बजाय 3, इस प्रकार कुल गुणसूत्र हो जाते हैं 47 हो जाते हैं। समजात गुणसूत्रों में ऐसे समूह को ट्राइसोमिक कहते हैं। ऐसे समूह को हम क्या कहते हैं? ट्राइसोमिक कहते हैं। तो मंगोलाइड स्थिति जो होती है, जो मंगोलाइड डाउन सिंड्रोम होता है, तो क्या ट्राइसोमी होता है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सहजीवी जीवाणु है? राइजोबियम। राइजोबियम क्या है? सहजीवी जीवाणु है। प्लाज्मिड आर। प्लाज्मिड क्या है? प्लाज्मिड किसे कहते हैं? प्लाज्मिड जो होता है जीवाणु के वाह गुणसूत्रीय आनुवंशिक तत्व होता है। जीवाणु के वाह गुणसूत्रीय आनुवंशिक तत्व को हम क्या कहते हैं? प्लाज्मिड कहते हैं। पत्तियों में दैनिक गति का उदाहरण है। जो दैनिक गति पत्तियों में पाई जाती है उसे क्या कहते हैं? सार्कैडियन रिदम। देखिए, पत्तियों में जो दैनिक गति पाई जाती है सार्कैडियम रिदम कहलाता है। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। रोल ऑफ प्लेसेंटा
कि का क्या रोल होता है, प्लेसेंटा का क्या काम होता है। प्लेसेंटा जो होता है विकसित होने वाले भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। भ्रूण को क्या करता है, पोषण प्रदान करता है। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र विकसित होता है किसके फलस्वरूप, म्यूटेशन न्यूरुलेशन के द्वारा। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र किसके द्वारा विकसित होती है, न्यूरुलेशन के फलस्वरूप विकसित होता है। तंत्रिका तंत्र का वह भाग जो संपूर्ण शरीर और स्वयं तंत्रिका का नियंत्रण रखता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहलाता है। देखिए केंद्रीय तंत्रिका तंत्र किसे कहते हैं, तंत्रिका तंत्र का वह भाग जो पूरे शरीर को नियंत्रित करे और स्वयं को नियंत्रित करे, तो उसे हम तंत्रिका तंत्र का केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहते हैं। यह शरीर के मुख्य अच्छे पे स्थित होते हैं, या इन्हें दो अंग होते हैं, मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु होता है। मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु होता है। मानव में प्रवसन काल होता है लगभग, मानव में गेस्टेशन पीरियड कितने दिन का होता है या कितने वीक का होता है, 36 वीक का होता है, 36 सप्ताह का होता है। मानव में 36 सप्ताह का गेस्टेशन पीरियड होता है। चूहे का गर्भकाल कितना, 15 से 20 दिन का होता है। चूहे में 15 से 20 दिन। खरगोश का 1 माह, खरगोश का गेस्टेशन पीरियड 1 माह का होता है। 1 महीने में खरगोश बच्चे दे देते हैं। चूहे का 15 से 20 दिन में बच्चे देते हैं। मानव गाय का गर्भकाल जो होता है 9 माह का होता है। 9 माह का मानव में, देखिए मानव तथा गाय में लगभग 9 माह का 9-10 दिन होता है, तो गाय और मानव में लगभग समान होता है। तो द टर्म जीन रिफर टू, जीन शब्द का अभिप्राय है, जीन शब्द किसे कहते हैं, डीएनए का एक भाग। जीन जो है डीएनए का एक भाग है। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। एक वर्णांत पुरुष की शादी एक वर्णांत पुरुष की पुत्री से हो जाती है। मतलब एक वर्णांत पुरुष हो, उसकी शादी जो है एक वर्णांत पुरुष की पुत्री से हो जाता है, पुरुष की पुत्री से हो जाता है। तब इसकी संतानों में कौन सी कंडीशन होगी, तब इसकी संतानों में 50% पुत्र जो होते हैं वर्णांत होंगे। 50% पुत्र जो होते हैं वर्णांत होंगे। उसमें 50% पुत्र, मतलब एक वर्णांत पुरुष की शादी जो है, मतलब पुरुष वर्णांत है और एक वर्णांत पुरुष की पुत्री हो जिसकी शादी उसके साथ हुई हो, तो उनमें संतान कैसे होंगे, 50% पुत्र जो होंगे वर्णांत होंगे। क्योंकि देखिए यदि पिता वर्णांत है तो पुत्री उसकी कैसी होगी, पुत्री उसकी जो है वाहक होगी। अब वाहक और वर्णांत पुरुष से यदि शादी होगी तो उनके जो 50% बच्चे, 50% पुत्र जो होते हैं, 50% जो उसके पुत्र होंगे वो क्या होंगे, वर्णांत होंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अमीबा के पादाप महत्वपूर्ण होते हैं। अमीबा में जो पादाप पाए जाते हैं गमन और भोजन करने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। समसूत्री विभाजन के अंतर्गत केंद्रक कला अदृश्य हो जाता है। केंद्रक कला क्या होता है, अदृश्य हो जाता है। किस समय, तो लेट प्रोफेज में। केंद्रक कला जो है लेट प्रोफेज में क्या होता है, वो अदृश्य हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। कौन सा सर्वाधिक आदिम मोलास्क है, मतलब नियोपिलाइना जो होता है आदिम मोलास्क है। नियोपिलाइना सर्वाधिक आदिम मोलास्क है, या फाइलम एनेलिडा और मोलास्का के बीच की क्या है, संयोजक कड़ी है। तो नियोपिलाइना जो है क्योंकि संयोजक कड़ी है, इसलिए नियोपिलाइना जो है मोलास्का का यह आदिम प्रिमिटिव प्राणी है। अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। कोशिका द्वारा जल पीने की प्रक्रिया को कहते हैं, जल पीने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, पिनोसाइटोसिस कहते हैं। जल पीने की प्रक्रिया पिनोसाइटोसिस कहते हैं। अगले क्वेश्चन की बात हम करते हैं। दंशिका क्या है, दंशिका जो है ग्रुप ऑफ सेल, कोशिकाओं का समूह। दंशिका व्हाट इज निमेटोसिस्ट, दंशिका क्या है, ग्रुप ऑफ सेल, कोशिकाओं का समूह होता है। दंशिकाएं क्या होती हैं, दंशिका व्हाट इज निमेटोसिस्ट, दंशिका क्या है, कोशिकाओं का समूह, ग्रुप ऑफ सेल्स। अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। संघ प्रोटोजोआ के वर्गीकरण का मुख्य आधार है। संघ प्रोटोजोआ के वर्गीकरण का मुख्य आधार लोकोमोशन ऑफ ऑर्गेनेल्स, लोकोमोटरी ऑर्गेनेल्स है। गमनांक मतलब लोकोमोटरी ऑर्गेन्स जो होता है प्रोटोजोआ के वर्गीकरण का मुख्य आधार होता है। अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। ऑक्टोपस बिलोंग टू क्लास, ऑक्टोपस किस क्लास में रखा गया है, ऑक्टोपस मोलास्का वर्ग में है। देखिए ऑक्टोपस को सामान्यतः भाषा में डेविल फिश कहते हैं। ऑक्टोपस को क्या कहते हैं, डेविल फिश कहते हैं। यह मोलास्का संघ का जंतु है। यह किस में रखा गया है, मोलास्का संघ में। यह समुद्री मांसाहारी जंतु है, इसमें कवच नहीं होता है, मतलब ऑक्टोपस में कवच नहीं होता है, अर्थात यह मृत कवची जंतु है। यह सिफेलोपोडा मोलास्क है। सिफेलोपोडा क्या है, सिफेलोपोडा मोलास्क है, जिसकी 8 भुजाएं होती है जो कई मीटर तक लंबी होती हैं। इनकी भुजाएं कई मीटर लंबी होती है। अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। हिप्पोपोटामस संबंधित है,
हिप्पोपोटामस किससे संबंधित है? हिप्पोपोटामस अफ्रीका में पाया जाता है। हिप्पोपोटामस कहाँ पाया जाता है? अफ्रीका में पाया जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, 125 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हुए। 125 ही क्या, इसके साथ और भी बहुत क्वेश्चन आपको मिलेंगे कि एक क्वेश्चन के साथ विस्तार से और भी क्वेश्चन की व्याख्या हुई है। तो मैं आपसे यही आशा करता हूँ, यदि आपको कुछ भी हेल्पफुल लगा हो, अपनी तैयारी से संबंधित थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो, प्लीज़ दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब और शेयर और बेल आइकन को दबा दीजिए। और मेरे प्लेलिस्ट में जाकर और वीडियो को आप जाकर देखिए। सारे आपके प्रिपेयर एग्ज़ाम की तैयारी के टीजीटी पीजीटी के लिए वीडियो रखे दिए गए हैं, प्लेलिस्ट में हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। सो बाय।